हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका सेट्स जो चैप्टर है आपका 11th क्लास में उसे कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। जितनी भी इसका थ्योरी पोर्शन था मैं प्रीवियस लेक्चर में वो सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने की मैंने आपसे बात करी थी कि हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जब करेंगे उसको करेंगे, तो आई एम टेलिंग यू दैट कि ये वाला जो लेक्चर है इट्स डेडिकेटेड टू योर एनसीईआरटी, जिसमें मैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है फ्रॉम द चैप्टर सेट्स उसे हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद एक और लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम कुछ जेई के जो पीवाईक्यूज हैं जो सेट्स में आ रखे हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सेट्स को लेकर, वो हम एक स्पेशल से अलग से एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। और एक और मैंने एक क्वेश्चन आपको बोला था कि मैं इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, तो उसको भी मैं लास्ट वाले लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लूँगा, जो हमने 2-3 लेक्चर पहले आपको बात करी थी, जिसमें आपका ए यूनियन बी यूनियन सी जो फॉर्मूला लग रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उस क्वेश्चन को हम बाद में लेंगे। इस बार इस लेक्चर में अपन लोग कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और कवर अप करेंगे सारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा चैप्टर से एक लेवल अप है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ के उनका एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 23 से, सॉरी। तो आपका क्या है, एग्जाम्पल 23 कहता है, सिंपल है, ये दोनों तो बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हो पॉज करके इसको। यहाँ पर इसके सबसेट लिखना और यहाँ पर आपसे बोलते हैं एक कैटरैक्ट एक लेटर है, ठीक है। कैटरैक्ट बोले तो मोतियाबिंद, ठीक है। इस पे जो जितने भी लेटर्स हैं उनका जब आप सेट बनाते हो, और एक और लेटर है ट्रैक्ट, इसके जितने आपके लेटर हैं उनका आप सेट बनाते हो, दोनों सेट्स के आपके इक्वल है, ये आपसे बोल रहा है प्रूफ करो। तो प्रूफ क्या करना है, आप सीधा मान लो, आप लेट कर लोगे, लेट ए बी द सेट of letter कैटरैक्ट। तो ए सेट में क्या होगा बताओ, सी होगा, ए होगा, टी होगा, आर होगा, बस, ठीक है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन किसी भी एलिमेंट का अलाउड नहीं होता सेट में, हमने पढ़ा था। तो आप जो भी पूरा चैप्टर पढ़ के आओ ना, सबका सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्या होने वाले, वापस से खुलने वाले। तो आप देखोगे यहाँ पर सी ए टी आर, इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है अलग से, इसलिए हमने यही आपके अल्फ़ाबेट्स के आप रखा है। फिर हमने ले लिया एक और, लेट बी आपने ले लिया, बी बी सेट, लेट बी बी द सेट ऑफ लेटर इन वर्ड, आपका वर्ड है ट्रैक्ट, वर्ड है बच्चा ट्रैक्ट। तो बी सेट क्या हो जाएगा, टी आर सी ए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहां से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इन सेट ए। अगर ऐसा होता है तो आप बोलते हैं ए और सेट क्या है, आपके दोनों बराबर है। तो ए और बी दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर है। ए और बी कौन से सेट है, जिनमें आपका कैटरैक्ट वर्ड्स के लेटर्स हैं, और बी कौन सा सेट है, इसमें ट्रैक्ट वर्ड के सारे लेटर्स हैं। तो ये दोनों आपने इक्वल प्रूफ कर दिए। बस फिर थोड़ा थ्योरी में लिखना था, देख बहुत सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपसे बोलता है इस सेट के, एक सेट है आपका, इसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए ए सेट है, ठीक है, -1 0 1। यहाँ पर एक छोटी सी बेसिक सी बात आपको मैं याद दिलाता हूँ। -1 क्या है बच्चे, इट बिलोंग्स टू सेट ए। ये किसको बिलोंग करता है, सेट ए को। तो -1 0 1 ये तीनों इसके क्या है, ये तीनों इसको बिलोंग करेंगे, इसके एलिमेंट है, क्या है, इसके एलिमेंट है। और आपसे बोलता है अब इसके सबसेट्स बनाओ। इसके सबसेट्स कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके कौन कौन से एलिमेंट है, -1, इसका एलिमेंट लिखो ऐसे। अब इसके ऊपर एक करली ब्रेसेस बना दो, तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। क्या बन गया, सेट, जो कि ए सेट का क्या है, सबसेट है सर। ऐसा मैंने ऐसा लिखा, देखो -1 बिलोंग्स टू ए, बट -1 एज अ सेट क्या हो जाएगा, ए सेट का सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आती है। और दूसरा सेट आप कैसे बनाओगे, ऐसे एलिमेंट लिखो, उसके ऊपर करली ब्रेसेस। इसके एलिमेंट लिख के करली ब्रेसेस जैसे ही बना दो तो वो क्या बन जाता है, उसका सबसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, इसका सबसेट बन जाता है। हाँ, करली ब्रेसेस, ये एलिमेंट था, एलिमेंट के ऊपर ये बनाया, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। क्या बन जाता है, सेट बन जाता है, ठीक है। 1 है, इसके ऊपर भी बनाया सर। तो ये तो 3 सेट हो गए जो कि इसके सबसेट है, हैविंग 1 एलिमेंट, सिंगलटन सेट है। अब और क्या बन सकते हैं, -1, 0, ये भी इसका क्या है, सबसेट। सबसेट क्या होता था, जो एलिमेंट आपको इस सेट में मिल रहे हैं वो अगर इसमें भी मिल रहे हैं तो आप बोलोगे ये इसका क्या है, सबसेट है, ठीक है। -1, 0, फिर 0, 1, -1, 1, -1, 0, 1। एक तो हमने बोला था कि सेट खुद क्या होता है, कोई सेट खुद का भी क्या होता है,
सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट टू इटसेल्फ। और एक और सेट होता है दैट इज कॉल्ड फाई, एम्प्टी सेट जिसे हम कहते हैं, वो हर सेट का सबसेट होता है। तो हाउ मेनी सबसेट यू हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट है। हमने एक बात करी थी, एक फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। क्या फॉर्मूला था, 2 raised to the power n, जहां पर n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। क्लियर हो रही बात आप लोग को? ठीक है, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए 2 की पावर 3 दैट इज 8, 8 होने चाहिए सर ये। ठीक है, तो आंसर आपका ये सारे के सारे सेट इसका सबसेट है। एक और एक्स्ट्रा बात मैं यहाँ पे बताया था जो पहले भी बताई है मैंने आपको। ठीक है, आपको आंसर यहीं पे आपका खत्म हो जाता है। पर अगर आप क्या करते हो, ये जो दिख रहे हैं ना आपके सेट्स, ये जो सेट आपके हैं, अगर आप इन्हीं सेट्स का एक और सेट बना दो, ये सारे एलिमेंट्स, ये जो सारे सेट्स थे, ये जो सारे सबसेट्स, ये जो ए के सारे सबसेट्स हैं, इन सारे सबसेट्स को आपने लिखा एज एन एलिमेंट और आपने इनका क्या बनाया, एक और सेट बना दिया, तो इसी को हम कहते हैं पावर सेट ऑफ ए कहते हैं, पावर सेट ऑफ ए कह देते हैं। बात समझ में आती है? अच्छा, एक और चीज मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन अ सेट का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n माइनस 1 था। गुड, तो उसमें से 5 हट जाता है। क्या हट जाता है, नहीं 5 हटता, ये हटता है 1 -1 0 1 हटता है। ठीक है जी, कुछ भी बोलोगे मेरे साथ। अगला सवाल है ये एग्जाम्पल 25। अच्छा, ये 25 एग्जाम्पल है, तो ध्यान सुनना, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। ऐसा क्वेश्चन हमने जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी तब भी मैंने बोला था कि मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक्सरसाइज में जब आपको सेट्स को कुछ प्रूफ करना होता है तो हम मोस्टली वहाँ एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे, आपका एग्जाम्पल्स लेके प्रूफ कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में क्या है, जब भी आपको ना किसी एक सेट को दूसरे के बराबर प्रूफ करना है, ए सेट को बी के बराबर प्रूफ करना है, तो वहां पर आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते लॉजिकली। अब आप ये तो ना बोलोगे ए सेट 1 2 3 है उसके एलिमेंट, फिर आप बोलोगे बी सेट के एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक है, फिर आप बोलो मैं ये निकालने लग जाऊंगा और ये चेक करूंगा। अरे भाई, जब तूने ले ही लिया ए सेट 1 2 3 बी सेट 1 2 3, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो वहां पर सेट ही नहीं लेंगे अपन लोग एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, वहां पर अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा थ्योरी को फॉलो करेंगे, जो थ्योरी मैंने आपको बताई है। मैंने आपसे बोला था हमने बोला था ना, अगर x किसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है, और कैसे ना कैसे मैं ये प्रूफ कर दूं x किसको बिलोंग करता है, b को, इसका मतलब क्या होगा, a b का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। ध्यान सुनना मेरी बात को, यही अप्रोच में लगाने वाला हूँ। मैंने ये मान लिया कि अगर x किसको बिलोंग करता है, a सेट को, और मैंने प्रूफ कर दिया कि भाई x किसको बिलोंग कर रहा है, b को, तो इसका मतलब जो एलिमेंट, इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट a में आते हैं वो एलिमेंट b में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब a b का क्या है, सबसेट है। सबसेट के ये तो क्या था, डेफिनेशन था। पंखा बंद करना। यहां पर एक बच्चा सवाल करता है कि सर ये a और b सेट बराबर नहीं हो जाएंगे। अब ध्यान सुनो, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो a सेट है बेटा तेरा a, b, b सेट है तेरा a, b, c। ठीक, मैं कहता हूं x बिलोंग्स टू a, x वो एलिमेंट है जो a सेट में आते हैं, तो वो a और b होंगे जो a में आते हैं। मैंने प्रूफ कर दिया x जो एलिमेंट है वो b में भी आते हैं, तो इसका मतलब ये जो a b है वो b में भी आते होंगे। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब a b का सबसेट हो गया। ये तो बात नहीं कही ना कि b के भी एलिमेंट a में आते हैं, बोला मैंने, नहीं बोला। तो b में तो एक एक्स्ट्रा c था ना, तो ये सबसेट ही रहेगा, a b का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। बात समझ में आती? पर अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं इसके साथ साथ एंड मैं ये भी प्रूफ कर डालूं कि y कोई एलिमेंट है, वो कहाँ मिलता है आपको, b सेट में मिलता है। कहाँ मिलता है? इसका मतलब है, हमने पढ़ा था ना शुरुआत में ही कि स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को। मैं बोल रहा हूँ y बिलोंग्स टू b है, और मैं ये प्रूफ कर दूं कि भैया y किसको बिलोंग करता है, a को भी करता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b किसका सबसेट हो जाएगा, a का। a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या इंप्लाई करता है कि a और b सेट क्या है, दोनों बराबर है। यही अप्रोच हमें लेके चलनी है सर। बात समझ में आती है आप लोग को? कैसे करेंगे देखो। अब इसको सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप सोल्यूशन में लेट करोगे। आपने लेट कर लिया, x कोई एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, मतलब सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स को आपने x मान लिया। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आती है? देन आप मुझे बताओ, क्या ये x a यूनियन b में आएगा, नहीं आएगा? x विल बिलोंग्स टू a यूनियन b, हाँ ना बोलो भाई। ये ऐसा बनाते हैं वेन डायग्राम, a और ये b है। अगर मैं बोल रहा हूं कोई एलिमेंट a में आ रहा है, तो a यूनियन b में क्या होता है, a और b के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, तो उसमें तो a पक्का ही आएगा, उसमें तो सारे एलिमेंट पक्का आएंगे सर। इतनी बात समझ में आती है?
अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जो ए यूनियन बी है वो किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो आप लिख दोगे ऑल्सो देयरफॉर एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को करेगा। क्यों भाई, गिवन था ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स ए में भी आ रहा है एंड एक्स किस में आ रहा है, बी में भी आ रहा है, दोनों में आएगा, साथ में आएगा, दोनों में आएगा सर। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और नहीं है। देखो यहां तक तो ये था, ये कहने का मतलब है एक्स ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, मे बी ऐसा हो बी में ना भी हो, बट जैसे ही हमने देखा ए एंड बी तो इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स ए में भी आएगा, जो एलिमेंट ए में आ रहे हैं वो एलिमेंट पक्का बी में भी होंगे। तो हम कहां से चले थे सर, यहां से चले थे, एक्स बिलोंग्स टू ए से, कहां पहुंच गए सर, तो आप इसका मतलब है देयरफॉर हम बोल रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू बी भी बोल रहे हैं, तो दिस एम्प्लाइज, ये क्या एम्प्लाई करता है, ए किसका सबसेट है, बी का, किसका सबसेट है, बी का। क्या आपको छोटी सी बात समझ में आती है, क्लियर है, हाँ। एंड अब मैंने क्या कहा था आपसे, एक पार्ट में तो हमने ये काम कर लिया, ठीक है, दूसरे में हम क्या करते हैं, अब हम क्या ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू सेट b, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। y किसको बिलोंग करता है, सेट b को करता है, तो y किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को करेगा, हाँ ना बोलो, करेगा ना, a यूनियन b में आएगा ही आएगा भैया, b में आ रहा है तो a यूनियन b, a और b के सारे एलिमेंट उसमें आएगा। बट हमें क्या पता था, a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है, देन आप बोल सकते हो y किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा, करेगा, तो y a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, तो देयरफॉर आप कह सकते हो y बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू b, दोनों को कर रहा है, y a में भी आएगा b में भी आएगा। कहाँ से चले थे बताओ, चले कहाँ से थे सर, हम यहाँ से चले थे, हमने बोला y b को बिलोंग करता है, वो एलिमेंट जो b में आते हैं वो मैंने प्रूफ कर दिया, a में भी आ रहे हैं सर, किस में आ रहे हैं, a में भी आ रहे हैं, तो आप कह दोगे तो देयरफॉर या दिस एम्प्लाइज, पहले ऐसे लिख दो, उप्स एक सेकंड रुक जाओ, y बिलोंग्स टू ए, तो देयरफॉर आप बोलोगे b क्या है, a का सबसेट है, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हो सेट a किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर, ये प्रूफ करना था सर हमें, a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो ऐसा हो गया, तो आपका a और b दोनों क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। बात समझ में आती है, क्या अप्रोच थी, मैंने आपको पहले बता दी, पहले आप क्या कर रहे थे, एक x ले रहे थे, एलिमेंट a का है, अगर a में है तो a यूनियन b में भी पक्का होगा ही होगा, a यूनियन b में है तो क्वेश्चन में बोल रहा था a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है, दोनों सेट सेम है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b में है, इसका कहने का मतलब है x a में भी होगा, साथ साथ b में, जो एलिमेंट a में है वो b में भी पक्का होंगे, तभी तो इंटरसेक्शन में हो रहे हैं। ये वो एलिमेंट होते हैं ना जो a और b दोनों में होते ही, यही तो होता है, ये वो एलिमेंट है जो दोनों में हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब x a में भी है b में भी है, तो मैं लेके क्या चला था, x a में है, प्रूफ क्या कर दिया, x b में भी है, सारे एलिमेंट जो a में है वो सारे एलिमेंट b में भी, तो इसका मतलब a किसका सबसेट हो गया, b का, सेम काम यही करा, प्रूफ ये हो गया सर, ठीक है। कॉपी करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मेक अ स्टार ऑन इट, एग्जाम में आ सकता है आपके। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। एक्सरसाइज में हमसे बोलते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, ए सेट आपको दे रहा है और बी सेट और सी और डी सेट है, तीन सेट है, आपसे बोलते हैं इनमें से कौन किसका सबसेट है, आपको ये बताना है, विच सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट। तो सबसे पहला क्या कर लो, इनको कौन सी फॉर्म में लिख लो, आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो, वो बेटर रहेगा। तो ए सेट क्या है भाई, एक्स एक रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 12 क्या हो जाएगा, सॉरी 12 के जो फैक्टर्स भैया इसके पास ले हैं 6 और 2, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लोगे, हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या आएगा बेटे, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आपके, 6 आएंगे और 2 आएंगे। बी सेट में क्या है, 2, 4, 6 है। सी सेट में क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन है। डी सेट में क्या है आपका 6 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कौन सबसेट है, डी सबका सबसेट है, डी किसका सबसेट है, डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। क्यों, बिकॉज जो एलिमेंट डी में है वो सारा बी में भी है, सी में भी और ए में भी है, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इसकी और छोटा सेट कौन है, ए है। 6 2 कहाँ पर है, बी में भी है और सी में भी है, तो ए किसका सबसेट है सर, बी का भी है, और ए किसका सबसेट है, सी का भी है। बी में एलिमेंट है 2 4 6, वो सी में भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब बी किसका सबसेट है, सी का। तो आप बोल सकते हो सी सुपर सेट है इन सबके लिए। सी क्या है बच्चा इनके सबके लिए, सुपर सेट है, ठीक है। और बी ए डी इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज सी इनके बराबर नहीं है। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब दोनों सेट बराबर नहीं होंगे और एक दूसरे का सबसेट होगा, ठीक है जी। ए बी का सबसेट है और ए और बी बराबर नहीं, तो हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट है, और बी उसका सुपर सेट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सारे के सारे आपके सबसेट्स हो गए जो बन सकते हैं। क्लियर, यही करना था सवाल में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, प्रूव करके दिखाओ। फॉल्स है तो एग्जांपल दो। यही अप्रोच आपने रखनी है सर पूरे चैप्टर में, ठीक है। और आगे भी कभी भी आपको अगर किसी चीज को क्या करना है, ट्रू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ट्रू प्रूफ करना है, तो आप कोई प्रॉपर्टी कोई एक जनरल एग्जांपल देकर उसको प्रूफ कर देंगे। और अगर फॉल्स प्रूफ करना है तो स्ट्रेट अवे गिवन एग्जांपल, एक एग्जांपल से फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात आपको, कि अगर ट्रू है तो यू हैव टू यूज सम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लो, या फिर कुछ एग्जांपल्स भी चलो चलेंगे। बट एग्जांपल से प्रॉब्लम ही होती है कि एग्जांपल्स कोई फॉल्स भी जा सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल फॉल्स चला गया तो पूरी कंडीशन क्या चली जाती है, फॉल्स। दिमाग में ये मत रखना सर मैं तो ट्रू करके दिखा दूंगा, आप बोलो मेरे पास एक एग्जांपल है जिससे ट्रू हो जाएगा, उससे नहीं चलेगा भाई। अगर एक भी एग्जांपल उस इसके अगेंस्ट चला गया, ये जो प्रॉपर्टी लिखी है, स्टेटमेंट लिखा है, इसके अगेंस्ट गया तो ये पूरा का पूरा फॉल्स है, ठीक है। इसमें ये दिमाग मत लगाने लग जाना कि सर मेरे पास एक कंडीशन है जिससे ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तेरे पास एक है, मेरे पास 1000 ऐसे इससे मैं फॉल्स कर दूंगा, तो बोलेगा मेरे पास भी 1000 है। बट अगर फॉल्स वाली कंडीशन एक भी आ रही एग्जिस्ट करती है तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बात समझ में आती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपसे बोलते हैं इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। ट्रू है फॉल्स है, ओके। कोई ट्रू बोल रहा है, कोई फॉल्स बोल रहा है। आपसे बोलते हैं कोई एक एलिमेंट है a सेट में आता है, तो देखो फर्स्ट के लिए हम बात करते हैं, फर्स्ट के लिए बात करते हैं। तो a सेट आपने बना लिया 1, 2। b सेट देखो ध्यान सुनना, हम कंडीशन फॉलो कराएंगे। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ए बोलता है वो बिलोंग करता है बी को। इसका मतलब क्या है, ए जो है वो एज अ सेट, ए पूरा सेट, मतलब ए यहां पर आ जाएगा, ए ऐसे आएगा। अब मैं ए है क्या एक्चुअल में, इसको ऐसे लिख दूंगा सर 1, 2, ये ए एज अ सेट इसमें एलिमेंट है, ठीक है। तो आप देखो ना कंडीशन यहां पर ए क्या है, ए बिलोंग्स टू बी भी आ गया सर, होगी ये प्रूफ, ठीक है। फिर हमने लिख दिया 3। क्लियर है बात। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ए 1 बिलोंग्स टू ए, करेक्ट है, एलिमेंट एक्स एक इसमें आ रहा है, और जो ए है वो बी का एलिमेंट है, ये ए पूरा बी का एलिमेंट है, वो भी ये कंडीशन। बट हम देखेंगे यहाँ पर जो एक्स है दैट इज इसके जो एलिमेंट थे, ए के जो एलिमेंट थे वो बी में नहीं आ रहे हैं सर, तो ये सिचुएशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी सर। अब आप बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा ना सर मैं ट्रू कर दूंगा, कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा 1 और 2 भी लिख दूंगा, तो हो जाएगी। बट मैंने कहा था अगर नहीं होगी तो वो बताना, आपको वो केसेस की तरफ ढूंढना है, उन केसेस की तरफ जाना है। क्लियर है बात। तो पहला स्टेटमेंट अपन लोगों का क्या हो गया बच्चे, फॉल्स हो गया, फर्स्ट वन इज फॉल्स। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है बच्चे, सेकंड पार्ट में आपसे कहता है अगर ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग्स टू सी है, देन ए बिलोंग्स टू सी, ये ट्रू रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो बना लेते हैं, हमें बोल रहा है सेकंड पार्ट में ए सबसेट है बी का, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो किस में देखने को मिलेंगे, बी में। 1, 2 इसमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बोलता है बी किसको बिलोंग करेगा, सी को, तो इसका मतलब जो सी सेट होगा उसमें बी सेट एज एन एलिमेंट होगा, मतलब ये पूरा का पूरा 1, 2, 3 ये जो सेट है एज एन एलिमेंट होगा, कॉमा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तुम अपनी मर्जी से ले लो, ले लिया। अब आप देखो क्या ए जो पूरा का पूरा एज एन सेट, क्या इसमें एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। 1, 2 आ रहे हैं यहाँ पर एज अ सेट, नहीं आ रहे ना, ध्यान से देखो इस चीज को, ये क्या आ रहा है 1, 2, 3 एज अ सेट है ये एक, ठीक है। जो इसका क्या है, एक एलिमेंट है, सी का क्या है एलिमेंट, आप कह सकते हो बी एलिमेंट है सी का। अब ए जो है ए के एलिमेंट है 1, 2, वो इसमें नहीं आ रहे, ना ए सी का सबसेट है आपका, ना ही ए एज अ सेट इसका कोई एलिमेंट है, ऐसे बी एज अ सेट इसका एलिमेंट था सी का, ए सी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। आपसे ये बोल रहा है कि अगर बी एलिमेंट है सी का तो ए भी होगा,
तो ये पॉसिबल नहीं है, फॉल्स हो गया सर। यहाँ पे बनाने को हम बना सकते, ट्रू कर सकते, बट हमने फॉल्स वाला केस देखना होता है। तो दिस देयरफॉर आप बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो हेयर ए क्या है, सबसेट है बी का, एंड बी क्या है, एलिमेंट है किसका, सी का, बट आपका जो ए है इज डजंट बिलोंग्स टू सी। तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी बच्चे आपका, फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स थी। फिर है थर्ड वाले पे आते हैं, आपसे बोलता है, थर्ड बोलता है ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। ठीक, गुड आफ्टरनून शिवम। गुड आफ्टरनून सर। कल कहाँ था? पूरा पकड़। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं हम बच्चे। थर्ड में आपसे बोलते हैं ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, देन ए सबसेट ऑफ सी। एक तो एकदम करेक्ट बात है यार, ऐसा तो होता ही है ना। ये अब करेक्ट है तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? वील प्रूफ बाय यूजिंग सम जो प्रॉपर्टीज हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और इवन मैंने आपसे बोला था अगर किसी को किसी का सबसेट आपको प्रूव करना है तो बता दो उसके एलिमेंट उसमें भी बिलोंग करते हैं, जितने एलिमेंट इसमें आ रहे हैं वो इसमें भी आएंगे। कैसे करेंगे? थर्ड पार्ट देखो, इसको आप लिखोगे, हमें क्या गिवन क्या है, गिवन है ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का। इसका मतलब समझो, हमने लेट करा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट जो, मतलब ये एक्स क्या है, वो उन सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो सेट ए में आते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ए किसका सबसेट है, बी का है। किसका है? बी का है। अगर ये बी का सबसेट है तो इसका मतलब हेंस आप लिखोगे हेंस ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप लिख सकते हो देन आप बोल सकते हो एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे? बी सेट में आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? बात समझ में आती है? अब क्या है यहाँ पर बच्चे, आपका आपसे बोलते हैं कि यार बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। तो आप करोगे ऑल्सो, ऑल्सो, ठीक हो? नाक में क्या हो गया आपके? क्या इसने पपी ली? इसकी जहर पपी है, मत करवाना। ऑल्सो, ऑल्सो बी सबसेट ऑफ सी, बी किसका सबसेट है? सी का। तो इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट बी में होंगे सारे सी में होंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू सी। कहाँ से चले थे? चले कहाँ से थे बताओ यार? चले हम यहाँ से थे सर। पहुँच कहाँ गए सर? यहाँ पहुँच गए। जो एलिमेंट ए में वो एलिमेंट सी में, तो दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी। तो इसका मतलब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है बच्चे आपका ट्रू है। बात क्लियर है? नेक्स्ट बोलता है फोर्थ। फोर्थ आपसे बोलता है ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। ट्रू या फॉल्स? बताओ एनी जी। हाँ ट्रू। ठीक है, तो फोर्थ वाले को देखते हैं हम लोग। बोलता है ए बी का सबसेट नहीं, तो चलो ए बना लिया आपने, ए सेट बना लिया आपने 1, बी सेट बना लिया आपने 2 नहीं बनाया, हाँ 2 बना लिया, और सी सेट बना लिया आपने 1,3 बनाया। यहां पर देखो ए बी का सबसेट है नहीं, बी सी का सबसेट है नहीं, क्या ए सी का सबसेट है? हाँ है। हो रहा है? मैंने कहा था अगर इसके अगेंस्ट कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा सर। ठीक है, खड़ा कर दिया हमने इसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट। आप इसको फॉलो करवा रहे होगे। आप पता है ऐसे सेट बना रहे होगे कि आप बना रहे होगे A1, इसको 1 को इसमें भी दिखा रहे होगे, फिर आप बोल रहे होगे A क्या है, B का सबसेट। चलो 1 को इधर नहीं दिखा, फिर तुमने अगर होगा 2 को इधर नहीं दिखा होगा, 3 लिख दिया होगा। अगर आप इसमें 1 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, जो A में एलिमेंट है वो C में दिख तो रहे, दिख रहे नहीं दिख रहे? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है, ट्रू है फॉल्स है?
x बिलोंग्स टू ए, x वो एलिमेंट है जो a में आते हैं और a b का सबसेट नहीं है, फिर बोलता है देन x बिलोंग्स टू b। बोल रहा है वो सारे एलिमेंट जो a में हैं वही सारे एलिमेंट b में भी होंगे, तो उस केस में तो a b का क्या होता है, सबसेट होता है ना भाई, सीधी सीधी बात है। ये तो एकदम गलत बात कर दी इसने, सीधे सीधा। ये तो तुमने पढ़ा ही, अगर जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट अगर b में, तो a तो b का सबसेट होना चाहिए यार। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या जा रही है आपकी, गलत जा रही है। ठीक है, तो आप इसको लिख दोगे। एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो आप ले लो। ए सेट आपने ले लिया 1,2, बी सेट आप ले लो 3,2 ले लिया। चलो आपने 3,4,2 ले लिया, तो आपका क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है यहाँ पर, और 1 और 2 किसको बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है। ठीक है, 1 और 2 एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। अरे ए बी का सबसेट तब होगा ना जब इसके दोनों एलिमेंट यहाँ होंगे, एक के होने से नहीं होता। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये लिख देंगे कि यार यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू ए है बट 1 डजंट बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्या हो गई बच्चे, आपका फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है आपका 6th पार्ट, ए सबसेट है बी का एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। देखो इसको ऐसे समझो, 6th पार्ट, ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो जो एलिमेंट ए में आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहां देखने को मिलेंगे आपको, बी में। ठीक है, बात इतनी समझ में आती। तो इसका मतलब बी में वो सारे एलिमेंट है जो ए में तो है ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। और मैं कह रहा हूं बी में अगर कोई एलिमेंट नहीं आता तो वो मैं ए में भी तो ना आएगा, ए में भी तो नहीं आ सकता। जब आप बोलते हो सर ये, जैसे मान लो ये ए सेट है, ए बी सेट है, ए बी सी, आप बोल रहे हो ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये कि इसके दोनों एलिमेंट यहां पर होंगे ही होंगे। और अब आपसे बात बोली जा रही, अगर बी में कोई एलिमेंट नहीं आता, अगर इन तीनों के अलावा कोई जो एलिमेंट होगा वो तो इसमें होगा ही नहीं पक्का। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, तो यहां पर इसको कैसे लिख सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर x, ये तो सीधी सीधी वैसे प्रॉपर्टी है, x डजंट बिलोंग्स टू बी, x अगर b में नहीं आ रहा है तो x किस में नहीं आएगा, x, अच्छा इसको ऐसे ले सकते हो, ए सबसेट है बी का, तो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, होता नहीं होता। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ए तो आता है, ऐसा समझो, ये वेन डायग्राम में ऐसा तो होता ना, ये आपका बी सेट है बेटा, ए सबसेट है तो सबसेट अंदर रहेगा सर इसके, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ए का, हाँ जी, बावड़ा हो गया, छोड़े, डिसजॉइंट ही होंगे, डिसजॉइंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे डिसजॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें तो सबको ए पूरा का पूरा बी के अंदर आ रहा है, डिसजॉइंट क्यों करे। तो सुनो, अब ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाएगा, तो अब ध्यान सुनो, अगर एक्स बी में नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक्स किस में नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। सीधा ए में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा ना। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है, वो एलिमेंट आते हैं जो कहाँ होते हैं आपके, ए और बी दोनों में होते हैं। और मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा एलिमेंट जो बी में ही नहीं है, आप ऐसा समझो, एक एलिमेंट जो बी में ही, यहाँ पे ही नहीं है, तो वो इसमें कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा। और इसमें नहीं आएगा तो इसका मतलब x डजंट बिलोंग्स टू ए एंड x डजंट बिलोंग्स टू बी। सर कहाँ से चले थे, कहाँ से चले थे हम, यहाँ से चले थे कि हम बोल रहे थे x बी में नहीं, और ये भी प्रूफ कर दिया x ए में नहीं है, प्रूफ कर दिया ना सर। तो दिस देयरफॉर आप बोल सकते हो। हाँ बेटा, सर वो 1 और 2 वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, वो ऊपर का जो। दिस वन नहीं सर, वो सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अभी कर रहा हूं, रुक जा। तो ये हो गया x डजंट बिलोंग्स टू बी, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी बच्चे। देख फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपसे फर्स्ट पार्ट में बोलता है अगर x कोई एलिमेंट है a का, x कोई एलिमेंट है a का, जैसे यहां पर 1 और 2, 1 और 2 क्या है, a के एलिमेंट है, 1 और 2 a के एलिमेंट है। फिर बोलता है ये जो a है, ये a है, ये जो a है, ऐसे क्वेश्चन हमने वहां करे, जैसे सबसेट वाला हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, तीसरी एक्सरसाइज, तो हमने इस चीज की बात करी थी। अब ध्यान सुनना, ये जो a है ना बेटा, ये जो a है वो b का एज अ एलिमेंट है। ठीक है, b में अगर ऐसा लिखा होता 1 2 3, तो हम बोलते हैं ये जो a है वो b का सबसेट है,
जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, बट यहां पर कायदे से हुआ क्या, बी के, इसको हटा देते हैं, बी में 1 2 जो है एज अ सेट, 1 2 उसके ऊपर करली ब्रेस लगाया तो एक सेट बन गया, ये एज अ सेट इसका एलिमेंट है। आप देखो ना 1 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये 1 2 सेट एक ए तो है, तो एक इसको बिलोंग कर रहा है बी को, तो ये दो कंडीशन ट्रू है। जब आपकी ये दोनों कंडीशन मैंने ट्रू करवा दी, 1 ए को बिलोंग करता है और ये एज अ सेट बी को बिलोंग करता है, तो आपसे बोलता है देन पक्का जो इसके एलिमेंट होंगे ए सेट के 1 और 2 वो बी में भी होंगे, बट ऐसा नहीं है, बी में तो 1 2 है ही नहीं, बी में 1 2 एज अ सेट है, 1 एज अ एलिमेंट नहीं है, तो हम इस चीज को हमने क्या बोल दिया, पहली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है। समझ में आया? यस सर। ओके, सेकेंड पार्ट में आपसे बोलता है ए बी का सबसेट है, बी बिलोंग्स टू सी है, देन ए बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ये होगा, मैंने एग्जाम्पल लिया आपका, ए हमने ले लिया 1 2, बी हमने ले लिया 1 2 3, बिकॉज ए बी का सबसेट है ना, ए में जो एलिमेंट है वो बी में है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कर दी हमने। दूसरी स्टेटमेंट बोलता है बी बिलोंग्स टू सी, मतलब बी एज अ सेट पूरा का पूरा एलिमेंट है सी का, मतलब सी में क्या है आपका, एक बी है एक एलिमेंट, दूसरा 4 है सर। ठीक है, तो आपसे बोलता है तीसरी चीज कि जो ए होगा ए बिलोंग्स टू सी, तो मतलब ये ए एज अ सेट, ए एज अ मतलब एलिमेंट, ए सेट एज एन एलिमेंट यहाँ पर होगा, मतलब 1 2 करली ब्रेसेस में पक्का यहाँ पर होगा अगर ये दो कंडीशन होगी। तो ऐसा कहाँ हो रहा है, यहाँ पर 1 2 एज अ सेट आ ही नहीं रहा, यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 नहीं है, 1 2 होना चाहिए था बस, क्योंकि 1 2 एज अ सेट ए सेट है, 1 2 3 एज अ एलिमेंट अंदर और एज अ सेट वो बी सेट है। ठीक है जी, तो ये वाली चीज फॉलो नहीं हो रही है। क्लियर है? यस सर। ओके, नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो दोबारा, आप सबको बात समझ में आती? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट लेना आप इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कभी भी हमें अगर दो सेटों को इक्वल प्रूफ करना है, दो सेटों को इक्वल प्रूफ करना है, तो हम एग्जाम्पल से नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टीज की मदद से करेंगे। और अगर उनमें कुछ रिलेशन लाना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसी और सेट के यूनियन ऐसा कुछ के बराबर है, तो इन दैट केस वी कैन टेक एग्जाम्पल्स, वहां पर हम सीधा एग्जाम्पल लेंगे। अगर वहां बोला नहीं कि प्रॉपर्टी यूज करनी है, हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? बट अगर ए और बी को ही बराबर करना है तो वहां एग्जाम्पल मत लेना। क्यों? मैंने रीजन आपको बता दिया था। अगर ए बी को सेट आपने बराबर प्रूफ करना है तो आप ए को क्या लोगे, 1 2 3 कोई सेट है, बी को क्या लोगे, 1 2 3 एज अ सेट लोगे। जैसे ही आपने उनको लेट करा कि ए 1 2 3 एलिमेंट वाला सेट है, बी 1 2 3 एलिमेंट वाला सेट है, तो दोनों वहीं बराबर होगा ना, फिर तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना है। ठीक, इसलिए अब यहां पर बोलता है बी और सी को प्रूफ करना है इक्वल, कंडीशन दे रहा है सर, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। आपको ये इसने कंडीशन दी। ठीक, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, अगर मुझे बी सेट को सी सेट के बराबर प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप क्या करो, एक एलिमेंट करा दो बिलोंग किसको, मतलब x बिलोंग्स टू बी। आप ये बोलना चाह रहे हो वो सारे एलिमेंट जो बी के हैं, आप कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के कहाँ पहुंच जाओ, वो सारे के सारे एलिमेंट सी के हैं, यहाँ पहुंचो, तो क्या हो जाएगा, बी सी का सबसेट हो जाएगा। ये तो पढ़ा था, जो एलिमेंट बी में वही एलिमेंट सी में, तो बी सी का सबसेट हो गया। फिर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू सी, मतलब y बिलोंग्स टू सी, y कुछ एलिमेंट है जो सी में आते हैं, फिर कुछ करते करते तुम यहां पहुंच जाओ, वही सारे एलिमेंट बी में भी आते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, सी सबसेट है बी का। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसे हमने लास्ट एग्जांपल करा था मिसलेनियस का, याद है? हाँ, तो ये काम अपन लोग यहां करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू बी। आपने क्या ले लिया, x बिलोंग्स टू बी ले लिया। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू बी है, तो मुझे बताओ x, अगर x एलिमेंट b में आ रहा है तो क्या x एलिमेंट किस में आएगा, a यूनियन b में आएगा नहीं आएगा, बताओ। अगर कोई एलिमेंट b सेट में आ रहा है तो मैंने b का यूनियन करा a के साथ, ये b सेट है, ये a सेट है, आपने b और a का यूनियन करोगे तो उसमें सारे एलिमेंट आएंगे ना, तो b के भी तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कवर होंगे नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर x b में आ रहा है तो a यूनियन b में भी पक्का आएगा ही आएगा। ठीक, a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c के बराबर है। किसके बराबर है, a यूनियन c के बराबर है। तो ऑल्सो a यूनियन b किसके बराबर है, a यूनियन c के बराबर है। देन आप क्या बोलोगे, अगर x a यूनियन b में आ रहा है तो x पक्का किस में आएगा,
ए यूनियन सी में आएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सर? हाँ, क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है एक्स किस में आ रहा है, ए यूनियन सी में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। या तो एक्स ए में आएगा या तो किस में आएगा, सी में आएगा। किस में आएगा? ए में आएगा या तो किस में आएगा आपका, सी में आएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? क्लियर है? हाँ, अब यहां पर दो केस बनेंगे। केस वन, देखो यहां पर ना कोई बच्चा ये मत कहना कि सर हो तो गया, बी सी का सबसेट हो तो गया, यहां पे हो गया क्या? बताओ, नहीं हुआ, क्योंकि यहां और है। अगर एंड होता ना तो बात थी। इसका कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू बी, x बिलोंग्स टू क्या है, बी है। वो सारे एलिमेंट जो बी में आते हैं, यहां पहुंचे हो, वो ए में भी आ सकते हैं, सी में भी आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है ए में ही आ रहे, सी में नहीं आए, ठीक है? तो उस केस में हम स्ट्रेट अवे नहीं बोलेंगे कि बी सी का सबसेट हो चुका है। मैं जब तक ये पुख्ता ना कर दूं, एकदम प्रूफ ना कर दूं कि भाई साहब बी के जो एलिमेंट है जो बी में आ रहे हैं वो सी में भी आ रहे हैं, तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है जी? तो हम क्या करते हैं, पहला केस ले लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू a। यहां से उठा हमने, जब x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, ठीक है जी? ये कंडीशन हम मान के चल रहे हैं कि भैया b में भी आ रहा है और किस में आ रहा है आपका, a में भी आ रहा है। कोई एलिमेंट b में भी आ रहा है और आपका किस में आ रहा है, a में भी आ रहा है। उस केस में क्या होगा बताओ? अगर एलिमेंट a में आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, b किसका सबसेट हो जाएगा, a का। b किसका सबसेट हो जाएगा, a का हो जाएगा, ठीक है? तो b सबसेट a का है, तो b का अगर आप क्या करते हो, इंटरसेक्शन करते हो a के साथ, तो कितना आएगा आपका, इट विल बी a सेट, सॉरी b सेट होगा। a यूनियन b क्या होगा आपका, इट विल बी a। ठीक है, देखो x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b, क्या हमने क्या माना, x b में भी आ रहा है, a में भी आ रहा है, तो x पक्का किस में आएगा, x बिलोंग्स टू a, b आ गया है, एंड x बिलोंग्स टू क्या आ गया है, a आ गया। ये चीज आ गई ना, x b में भी और a में भी, ये तो कंफर्म हो गया ना। आपने जैसे ही माना x b में और a में, तो आपने इसे कंफर्म कर दिया b में भी a में भी है। इसका मतलब क्या होता है, x किस में आएगा, a इंटरसेक्शन b में आएगा, आएगा। x a इंटरसेक्शन b में आ रहा है तो x किस में आएगा, a में भी आएगा, एंड x किस में आएगा आपका, b, सॉरी मुझे c में चाहिए था ना, x a इंटरसेक्शन b में आ रहा है तो आप बोल सकते हो x किस में आएगा, a इंटरसेक्शन c में आएगा। क्यों? a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के बराबर है। सो आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू a। अब एंड आ गया ना बेटा, कहां से चले थे, यहां से चले थे सर। x b में आ रहा है और x वाले जो एलिमेंट है वो c में भी आ रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो, तो हेंस b क्या है, सबसेट ऑफ c। ये निकल के आ गया। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? मैं दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। थोड़ा ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हिलाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस कम आए हैं अभी तक। हमने अगर केवल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनको एप्लीकेशन उनका कहीं नहीं करा था। हम क्या कर रहे थे, सीधा कर रहे थे यार, कुछ एलिमेंट्स दे रहा था तुम्हें, एक सेट दे रहा था रोस्टर फॉर्म में, दूसरा दे रहा था रोस्टर फॉर्म में, बोला था इसका यूनियन कर दो, इंटरसेक्शन कर दो, कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये चीज़ बहुत कम आई है, ठीक है? मिसलेनियस में इसका स्वाद आपको चखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये प्रॉपर्टी ऐसा ना, प्रॉपर्टी आ जाती सीधा एमसीक्यू बेस आती, तो ये अगर दिमाग में रहेगी तो बेटर रहेगा। और इन चीज़ों को तो तुम वेन डायग्राम से कर सकते हो, वेन डायग्राम से तो आराम से हो जाएगा। आपसे बोलते हैं सर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी क्या आपका बराबर है, ए यूनियन बी भी और ए यूनियन सी भी बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी बराबर है, तो आपको शो करना है बी और सी बराबर है। एक तो रिजल्ट याद भी कर लो, फिर वेन डायग्राम से बताता हूँ। पहले अभी इसको प्रॉपर्टी से समझो। एक्स क्या माना हमने, किसको बिलोंग करता है, बी सेट को, बी को करता है, तो x किस में आएगा, ये सारे एलिमेंट किस में आएंगे, a यूनियन b। ये तो समझ में आ रहा है ना, x का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो b के हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, उन सबको x रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? हम बोल रहे हो सारे एलिमेंट b में, तो वो सारे एलिमेंट a यूनियन b में भी पक्का आएंगे। अच्छा, a यूनियन b में आ रहे हैं तो पक्का किस में आएंगे, a यूनियन c में आएंगे। क्यों? a यूनियन b और a यूनियन c बराबर था। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। अब अगर a यूनियन c में आ रहे तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट या तो a में होंगे सारे, या तो किस में होंगे आपके, c में होंगे। क्लियर हो रही बात आपको? या तो a में होंगे या तो किस में होंगे, c में होंगे।
हमने पहला केस क्या माना कि ये सारे एलिमेंट किस में मान लिए हमने, ए में मान लिए। किस में मान लिए, ए में। अगर ए में है तो इसका मतलब बी में भी आ रहे, ए में भी। अगर जो एलिमेंट बी में भी है, ए में भी है, बी में भी है, ए में भी है, तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट किस में होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में होंगे। इसका मतलब ये तो होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। वो एलिमेंट जो बी में है, वो एलिमेंट जो ए में है, वो कौन से होते हैं, वो यही तो होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी तो होता है। ए इंटरसेक्शन बी तो होगा ये वाला, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब आपने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है। जैसे ये लिखा, इसका मतलब क्या आ गया, एक्स जो एलिमेंट होगा वो ए में भी होगा और सी में भी होगा। वही लिख दिया तुमने, एक्स एलिमेंट सी में है, यहां से चले थे एक्स एलिमेंट बी के हैं, वही एलिमेंट सी के भी हैं, तो इसका मतलब बी सी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। क्लियर है? अच्छा, अभी केस 2 नहीं निपटा आपने। केस 2, केस 2 क्या होगा, केस 2 बड़ा छोटा है, केस 2 वहीं लिखते ही खत्म हो जाएगा। केस 2 क्या है, व्हेन, अभी हमने ये माना था, अब हमने माना व्हेन एक्स बिलोंग्स टू सी। जैसे तुमने एक्स बिलोंग्स टू सी मान ही लिया तो सीधा बी सी का क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी सी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो दोनों केसेस से क्या निकल के आ रहा है, बी सी का क्या है, सबसेट है। अब मुझे हाफ पार्ट क्या करना है, सी को बी का सबसेट प्रूफ करना है, सी को बी का सबसेट प्रूफ करना। अभी आधा ही पार्ट हुआ है, या तो आप सिमिलरली करके लिख सकते हो ऐसा, सिमिलरली आप बोलोगे सी बी का सबसेट है, तो देयरफॉर सी और बी, देयरफॉर सी और बी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या ऐसे कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बट मैं कहूंगा आप ऐसे ही वापस से लिखो। जैसे इसी चीज को वापस से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पकड़ में आ जाएगा पैटर्न लिखते कैसे इस चीज को। तो एक बार खुद ही लिखोगे या मैं लिखूं, मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है, आप लोग फिर खुद से लिखना। तो कैसे लिखना है, आप लोग खुद दिमाग लगाते चलना। अब आप क्या करोगे, एक एलिमेंट ले लोगे वाई, वो किसको बिलोंग करेगा, सी को, ठीक है। अब वाई अगर सी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब वाई किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन सी को। किसको करेगा, ए यूनियन सी को करेगा, नहीं करेगा? ए यूनियन सी में ए और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और हमें क्या बोल रहा है, ए यूनियन सी ए यूनियन बी के बराबर है, तो वाई किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को। किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को करेगा, फाइन। अगर वाई ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है, ए यूनियन सी ए यूनियन बी के बराबर था। अब यहां से कितने केस बनेंगे बेटा जी, 2 केस। तो केस 1, व्हेन y किसको बिलोंग करता है, ए सेट को। किसको बिलोंग करता है, ए सेट को। y किसको बिलोंग कर रहा है, सी को, एंड y किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। ये y वाले एलिमेंट सी में भी आ रहे हैं, ए में भी आ रहे हैं, तो कंफर्म हो गया ना, एंड इसलिए लगा है, तो उसका मतलब ये वाले एलिमेंट किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन सी में आ जाएंगे। एंड का मतलब ये होता है। और ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। तो हेंस देयरफॉर आप बोल सकते हो सी क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, बी सेट का। और अगर केस 2 लेते हो, केस 2 ले लिया आपने, केस 2 क्या लिया, y बिलोंग्स टू बी, तो अब सीधा लिख दो देयरफॉर, आप बोलोगे देन c सबसेट हो जाएगा b का। तो ये आपकी फर्स्ट हो गई इक्वेशन, ये आपकी सेकंड हो गई। तो फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो b और c सेट आपके बराबर है। क्लियर हो रही बात? कॉपी करेंगे एक बार इसको आप लोग। देखो क्वेश्चन 3 को हम ना एक और मेथड से करके देख लेते हैं, आपको जो थोड़ा इजी लगे आप उससे कर सकते हो। वैसे आपको दोनों मेथड सीखने चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, हमें ये चीज़ गिवन थी ना, हमें शो करना है भाई बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ए यूनियन बी के साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। आप इसे बोल सकते हो प्री इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड। प्री इंटरसेक्शन का मतलब होता है आप पहले बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ऐसे करो। पोस्ट इंटरसेक्शन का मतलब होता है आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ऐसा आगे को लगा देते हो, उस साइड को लगा देते हैं, दैट इज पोस्ट होता है। पोस्ट और प्री का मतलब होता है पहले और बाद में, ठीक है जी। फिलहाल ये तो एसोसिएटिव नेचर होता है, कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये लगाया आपने, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यार, बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ। अब आप मुझे बताओ बी जो होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा नहीं होगा ए यूनियन बी का? भाई ए यूनियन बी में ए और बी सब आ जाता है, और बी उनका क्या होगा, सबसेट ही तो होगा। बी छोटा सेट है, ए यूनियन बी में क्या आता है,
ए और बी दोनों के एलिमेंट आ गए, और बी में क्या आएगा, केवल ये यही वाला सर्कल आएगा, तो बी ए यूनियन बी का इस पूरे डैश का क्या हो जाएगा, सबसेट ही तो होगा, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि अगर x सबसेट होता है y का, तो x का इंटरसेक्शन y के साथ क्या होता है, वापस से x हो जाता है, होता नहीं होता। तो अगर b क्या है, सबसेट है a यूनियन b का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ, b सेट आ जाएगा वापस से क्या आ जाएगा, b सेट आ जाएगा, बिकॉज b a यूनियन b का क्या है, सबसेट है, बात करी ना मैंने यहाँ पर। तो अगर ये छोटा है इससे तो यही आ जाएगा ना वापस, ये तो पढ़ा तुम लोगों ने, अगर a b का सबसेट होता है तो a इंटरसेक्शन b का होता है, a सेट होता है, इतनी बात समझ में आती है, ओके फाइन। यहाँ पर अपन लोग लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी आप लोगों ने कि सर x इंटरसेक्शन z यूनियन y है, तो ये किसके बराबर होता था, x इंटरसेक्शन z, x का इंटरसेक्शन z के साथ ले लो ऐसा ब्रैकेट यूनियन, फिर x का इंटरसेक्शन y के साथ ले लो। यही काम आप यहाँ पर भी करोगे सर, आप b का इंटरसेक्शन a के साथ ले लोगे ब्रैकेट में, ये यूनियन ऐसे रहने दो, फिर b का इंटरसेक्शन, सॉरी c था यहाँ पे, ये c है, अच्छा आप ऊपर देखो b इंटरसेक्शन a किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c, इसको आप वापस से लिख लो a इंटरसेक्शन c यूनियन b इंटरसेक्शन c, इतना छोड़ दो सर, ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, एक बार तो ये करा आपने, दूसरा केस में आपने ये करा, आपको गिवन था सर a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के बराबर है, आप इसी रिजल्ट को ले रहे हो, दोनों टाइम पहली दफा आपने इसी रिजल्ट को लिया, ये ले लिया a यूनियन b a यूनियन c के बराबर, पहले आपने a यूनियन c बराबर a यूनियन b लिख दिया, इसको पहले लिखो, वो तो कोई बात नहीं, a बराबर b लिखो, b बराबर a, बात एक है। अब आप क्या करो, अगेन यहां पर आपने फिर से क्या करा, प्री इंटरसेक्शन ऑफ c ऑन बोथ साइड, c ऑन बोथ साइड, तो c से इंटरसेक्शन करा आपने a यूनियन c का, c से इंटरसेक्शन करा आपने a यूनियन b का, कर दिया। अच्छा मुझे बताओ c a यूनियन c का क्या होगा, सबसेट होगा यार, c a यूनियन c का सबसेट होगा, तो इसका मतलब c का अगर इंटरसेक्शन करूंगा a यूनियन c के साथ, ये छोटू सेट इस बड़े सेट का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वापस से मुझे क्या देगा, c देगा। यहां लगा दो कौन सी प्रॉपर्टी सर, ये वाली, तो हो जाएगा c इंटरसेक्शन a यूनियन c इंटरसेक्शन b। तो ध्यान से देखो फर्स्ट का और सेकंड का जो इक्वेशन है उसका RHS बराबर है नहीं है, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c, यूनियन यूनियन, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c आ रहा है, तो आप बोल दोगे कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 आप बोल सकते हो b और c क्या है, इक्वल है, क्लियर है। हाँ कॉपी कर लेंगे इसको। बच्चे यहाँ पर एक बच्चा बोला था कि a सर यहाँ पर x बिलोंग्स टू b है और ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, तो वो या तो a में ही होगा या तो c में भी ऐसा हो सकता है ना कि सर जो एलिमेंट a में c में ना हो, तो इसीलिए तो मैंने दो केस बनाए। हमने बोला जो एलिमेंट b में है वो एलिमेंट सारे के सारे या तो a में होंगे या तो वो सारे के सारे c में होंगे, बात समझ में आती है आप लोग को। हमने अगर a में है इस कंडीशन को अलग लेके करा, c में इसलिए इस कंडीशन को अलग लेके करा, दोनों में क्या निकल के आया, दोनों में निकल के आया अगर a b में है तो वो c में भी पक्का होगा ही होगा, तो इसका मतलब b c का क्या है, सबसेट है, ठीक है। a और c का मतलब है a में भी हो सकता है c में भी हो सकता है, तो मैंने दोनों केसेस को अलग अलग इंडिविजुअली लिया है। फाइनली प्रूफ ही कर दिया कि भैया b में अगर जो एलिमेंट b में आ रहे हो c में आ ही रहे हैं, तो इसलिए b c का सबसेट हुआ था। सेम केस आपने ऐसे ही करा यहाँ पर। चलो अगला सवाल देखोगे, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। आपसे बोलता है चारों जो कंडीशन है ना ये इक्विवेलेंट है। इसको आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, प्रॉपर्टीज के थ्रू कर सकते हो, वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग आपका जो टीचर है वो किससे प्रसन्न हो रहा है, ठीक है जी। हाँ हाँ जी बोलिए। b इक्वल्स टू ये कैसे है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है ना a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है ना, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है, मैंने लिखा नहीं सॉरी, ठीक है, गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोलता है आपको बताना है चारों कंडीशन बराबर ही है, सेम ही है, ठीक, कि अगर a सबसेट है b का तो पक्का a माइनस b क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है जी। a यूनियन b क्या होगा, b होगा, और a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a होगा। कोई एक कंडीशन होती है तो ये 3 कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन हो रही है तो बाकी की 3 ट्रू, ये कंडीशन हो रही है तो बाकी की 3 आपकी क्या है,
ट्रू है सर, ये आपसे बोलता है। क्लियर है बात? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके कंडीशन लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया, फर्स्ट में हमने लेट कर लिया ए सबसेट है किसका, बी का। सबसे पहले तो आप ये लिख लोगे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, आपने लेट कर लिया, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। ए और बी आपके क्या, दो नॉन एम्प्टी सेट है। अब आपने बोला ए बी का सबसेट है, आपने ये माना है, ठीक है, तो आपको बाकी चीजें प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है जी, बात समझ में आती है? सो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो क्या कर लो, आप एग्जाम्पल ले लो। आपने मान लिया ए सेट क्या है 1 2, अब आप यहां पर क्या बोलोगे, यहां पर बोलोगे अगर ए बी का सबसेट है तो ए सेट आपने मान लिया 1 2, तो बी को आपने क्या मानना पड़ेगा 1 2 3 मान लिया। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, a माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, दोनों में a माइनस बी किसके बराबर होता है सर, a माइनस ए इंटरसेक्शन b के बराबर होता है। और a इंटरसेक्शन b क्या हो रहा है आपका, यहां पर ध्यान से देखो, a इंटरसेक्शन b क्या निकल के आ रहा है, इसको नीचे लिख लेते हैं सर, वो निकल के आ रहा है सर 1 2 जो कि किसके बराबर है आपका, a सेट के बराबर है। तो ये चीज प्रूफ हो गई सर, ये तो प्रूफ करना था। फिर आपका a माइनस बी किसके बराबर होगा सर, a क्या था, अगर ये दोनों बराबर हैं तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 5, जीरो मत लिखना, 5 हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, एम्प्टी सेट। ए सेट में से आपने वो सारे एलिमेंट माइनस कर दिए जो ए सेट में ही थे, तो उन्हें हटा दोगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक एम्प्टी सेट बन जाएगा a माइनस बी। तो ये भी प्रूफ हो गया। फिर आपसे बोलता है a यूनियन b, ए सेट है उसका यूनियन करोगे बी के साथ तो क्या आएगा बच्चा आपका 1 2 3 आएगा, जो कि वापस से क्या आ रहा है, बी सेट आ रहा है। तो आपकी तीनों चीजें क्या हो गई, प्रूफ हो गई सर। अगर ये है ए सबसेट बी का है तो बाकी तीन करेक्ट होंगी। अब दूसरा केस आप क्या बना लोगे ऐसी, अब सेकंड में आपसे बोलता है आपने लेट करना है ए माइनस बी क्या है 5। देखो ऑप्शन बार बार आपको यही सेट बनाने पड़ेंगे, सेट आप यही बनाओगे, आप लिख लोगे सर ए सेट है 1 2, बी सेट क्या है 1 2 3, ए माइनस बी करोगे तो क्या आ रहा है 5 तो आ रहा है यहाँ पर। अब देखो आप a माइनस बी करोगे यहाँ पे तो क्या आ रहा है आपका 5 ही आ रहा है। तो देयरफॉर अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, हेंस 1 2 किसको बिलोंग कर रहा है, a को, एंड 1 2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, b को भी कर रहे हैं, तो a क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ b हो जाएगा। फिर आप देखो a का इंटरसेक्शन करोगे b के साथ तो क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है जो कि a के बराबर है। a का यूनियन कर रहे हो b के साथ, वो क्या आ रहा है 1 2 3 आ रहा है जो किसके बराबर है, b के बराबर है। तो प्रूफ हो गया सर। तो भाई टेकिंग एग्जाम्पल आप लोग क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। वेन डायग्राम में अगर ए बी का सबसेट है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप क्या करोगे, ए यूनियन बी करोगे, अब लिखना पड़ेगा वापस से थ्रू वेन डायग्राम वी कैन से दैट, थ्रू वेन डायग्राम वी कैन से दैट। बस वेन डायग्राम बनाया और वो सारी चीजें लिख दी, वेन डायग्राम से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख दी आप लोगों ने, ऐसे भी काम कर सकते हो। बात समझ में आती है? ऐसे ही आपने करना है, तीसरे पार्ट के लिए कर लेना है। थर्ड में क्या करना है, आपने लेट कर लिया ए यूनियन बी बी के बराबर है, तो इसका मतलब आपका ए सेट क्या हो जाएगा 1 2 लोगे, बी सेट का लेना पड़ेगा आपको। तीनों केसेस में यही काम करना है। 1 2 3 लिया, 1 2 3 लिया, तो आप देखो ए यूनियन बी क्या आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, चलो हटाओ। अब ए इंटरसेक्शन बी चेक करो कितना आ रहा है 1 2 आ रहा है। सर ए माइनस बी कितना आ रहा है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है सर 5 आ रहा है। ये हो गया, ये हो गया, और तीसरा क्या था ए सबसेट ऑफ बी। हाँ, ए क्या हो जाएगा, सबसेट होगा बी का, क्योंकि सारे एलिमेंट ए के कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बी में। तो आई होप थर्ड और फोर्थ पार्ट तुम लोग कर लोगे थर्ड फोर्थ पार्ट। हाँ, फोर्थ पार्ट में ये मान के चलोगे। ठीक है, मुझे बताना अगर आपके स्कूल में प्रॉपर्टीज से बताया जा रहा है, सर बोलते नहीं एग्जाम्पल नहीं लेना है, प्रॉपर्टीज से करेंगे, तो बता देना। अदरवाइज आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। नहीं, अगर
प्रूव कर रहे हैं, तो हम इस क्वेश्चन पे मैं एक अलग से आपका एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर है बात? बता दूंगा आप लोग को। ये 4th था, अब आगे बढ़ते हैं 5th। ये ट्राई करना चाहोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पर। तो देखो क्वेश्चन कैसे करने वाला, आपसे क्या बोलता है, ए सबसेट है बी का और सी माइनस बी आपने प्रूव करना है सबसेट है ए का। तो अगर मुझे किसी भी सेट को दूसरे सेट का क्या करना था, सबसेट प्रूव करना था, तो मैं बोलूंगा कुछ एलिमेंट जो इसमें आते हैं वो सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, ये प्रूव कर दो तो बात बन जाएगी ना। तो आप ऐसा करो, आप लेट कर लो, आपने लेट कर लिया x बिलोंग्स टू c माइनस बी। जो x है वो किसके एलिमेंट है, सारे c माइनस बी के। इतनी बात समझ में आती है? हाँ। अच्छा, c माइनस बी का मतलब समझते हो कि x किसको बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू सेट c किसको बिलोंग करेगा, c को करेगा, ठीक। एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब समझे आप लोग कि c माइनस बी क्या होगा, c माइनस बी में क्या होंगे, वो एलिमेंट बचेंगे जो कि केवल c में थे, बस केवल c में थे। याद करो इसका वेन डायग्राम कैसा बनता था, ऐसे तो बनता था। ये अगर a है, ये b है, तो ये चीज क्या होती थी, a माइनस बी। ये चीज क्या होती थी, b माइनस सी। ये होता था इंटरसेक्शन b। तीनों डिसजॉइंट सेट्स होते थे या नहीं होते थे? तो इसका मतलब जो एलिमेंट इसमें आएगा a माइनस बी में, वो b में नहीं आ सकता सर। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू c माइनस बी का मतलब है अगर कोई एलिमेंट c में आ रहा है तो b में नहीं आएगा। आप क्या करो, c माइनस बी में c से वो सारे एलिमेंट निकाल के फेंक रहे हो जो b और c में कॉमन थे। समझ में आ रही है? c माइनस बी वो एलिमेंट रखेगा जो केवल c में, b में तो है ही नहीं। तो x बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अब एक और चीज देखो, a किसका सबसेट है, b का। a किसका सबसेट है, b का। इसको ऐसे समझो यार, a किसके अंदर आ रहा है यार, b के अंदर आ रहा है। a यहां पर आ रहा है ऐसे, a ऐसे आ रहा है। अरे जो एलिमेंट यार b में ही नहीं है वो a में हो सकता है क्या? ये बोल रहा है x डजंट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब x a में भी नहीं होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू c तो है, एंड आप बोलोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्यों? बिकॉज a b का सबसेट है सर, ठीक है। तो देखो अगर c माइनस बी ऐसे लिखा था ना, x बिलोंग्स टू c माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को मैं वापस से ऐसे भी लिख सकता हूँ, बात तो वही रहेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। कहां से चले थे, x बिलोंग्स टू c माइनस बी से, पहुंच कहां गए, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो c माइनस बी क्या है, सबसेट है c माइनस ए का, ठीक है। x बिलोंग्स टू c माइनस बी, इसका मतलब था x जो एलिमेंट होंगे c में होंगे बट b में नहीं होंगे। अगर b में है, b में नहीं है तो a में भी नहीं होगा, क्यों? बिकॉज a b का क्या है, सबसेट है। आप ऐसा देखो ना, a सेट b सेट के अंदर आ रहा है यार। हाँ, अगर कोई चीज़ b में नहीं है तो b के अंदर ही नहीं है, तो बाहर ही होगी कहीं, तो बाहर है तो a में तो होनी नहीं है। तो अगर b में नहीं है तो a में नहीं है। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू c माइनस है। इसको वापस से ऐसे तो लिख सकते हैं, दोनों इंटर कन्वर्टेबल है। तो यहाँ से ये इसके बिलोंग कर रहा था, इसको भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट है, हेंस प्रूफ। कॉपी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। आपसे बोलता है ए बी इक्वल्स टू, ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। ए सेट को इतने बड़े के बराबर प्रूफ करना है, तो कौन सा लेंगे, आरएचएस एलएचएस लें, बताओ। आरएचएस ही लोगे। ए को इतना बड़ा बनाना ऐसे मुश्किल, ये बहुत मुश्किल रहेगा, इसको कॉम्पैक्ट करना ईजी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी आपको प्रूफ करना है। तो हम ले लेते हैं एल एच, हमने ले लिया आर एच एस। सर क्या लिया, आर एच एस। आर एच एस क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो बेटा जब मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां पर इंटरसेक्शन यूनियन चल रहा है, ये माइनस बीच में आ गया। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, वो मैं लगा सकता हूं यहां पर, बट उसके लिए मुझे माइनस उड़ाना पड़ेगा। कैसे उड़ेगा, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? देखो ये चीज आपको शुरुआत में थोड़ी सी अलग सी लगेगी, पहली दफा पढ़ रहे हो जीवन में सेट, ठीक है, तो लगेगा यार प्रॉपर्टी कैसे लगा रहे हैं सर, हम तो लगा ही रहते हैं सालों से, अब तुम भी लगाओ। सालों तक नहीं लगाना है, 2 सालों लगाना है, ठीक है। साल बोल रहा हूँ, गाली वाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कर लोगे इसको। अब ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्लिक करना चाहिए दिमाग में। इसको आपने ऐसे लिखा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा आ गया, आया। देखो ये इसी तरीके से हम ना ऐसा लिखा हुआ है, ए इंटू बी है, फिर बीच में ऐसे लिखा हुआ है प्लस ए इंटू सी है।
तो आप क्या कर सकते हो, ए बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा, बी प्लस सी, ऐसी तो बचेगा ए इंटू बी प्लस सी, ऐसी तो बचता है। ऐसी तो हमने पढ़ा था, अगर x आपका इंटरसेक्शन y यूनियन z है, y यूनियन z है, तो आप इसको कैसे लिख सकते थे, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ध्यान से देखो, ये x इंटरसेक्शन पहले y के साथ होता था, फिर z के साथ होता था, बीच में यूनियन आता था। इसी से मैं वापस इस रिजल्ट पे जा सकता हूँ, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ये, होगा नहीं होगा, तो वही आपने लगा दिया रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ए बाहर निकाल लो, ए इंटरसेक्शन के साथ है ना दोनों के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो किसी सेट और उसका यूनियन कर दो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो किसके बराबर होता है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर, एक्स का यूनियन एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट होता है, ये तो पढ़ा था आप लोगों ने। ये अगर सेट एक्स है तो ये बाहर क्या है, एक्स कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और ए का इंटरसेक्शन यू के साथ, भैया ए तो किसके अंदर है, यू के अंदर ही तो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। तो हो गया सर प्रूफ, समझ में आया कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, वेरी गुड। तो देखो कैसे कैसे करा हम लोगों ने, सबसे पहले इस a माइनस बी को क्या लिखा हमने, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखा, ये बताया गया था a माइनस बी एक्चुअल में a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, ठीक है जी, जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट वाली एक्सरसाइज में पढ़ाया था, तो ये इसके बराबर है। अब आप देखोगे यहाँ पर a इंटरसेक्शन है, यहाँ पर भी a इंटरसेक्शन है, तो ये a इंटरसेक्शन ये इंटरसेक्शन आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बचेगा, वो आ जाएगा। ये लगा रहे हैं ना हम रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये आपने लगा दिया सर, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये वाली लिखनी है, साइड में आपने लिखनी, ये लिख दिया। फिर b का यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। b ये अगर कोई एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का यूनियन करोगे तो पूरा बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अलावा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसका a का इंटरसेक्शन u के साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा वापस से। क्या समझ में आता है आपको, ठीक है, गुड। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे, सेकेंड पार्ट में a यूनियन b माइनस ए के बराबर आपको को a यूनियन b के बराबर प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ, LHS लिया आपने a यूनियन b माइनस ए, बेटा b माइनस ए को क्या लिख सकते हो आप, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, हाँ ना बोलो, b माइनस ए को क्या लिख सकते हो, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, अभी बताया था मैंने, a माइनस b को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो b माइनस ए को b फिर इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। अब लगा दो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b फिर इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, a यूनियन b के साथ होगा, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर ये यूनियन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा। a का यूनियन a के कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगा बताओ, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करूंगा a यूनियन b के साथ तो क्या हो जाएगा, भाई ये बड़ा है ये छोटा है और ये इसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट में सब आ जाता है, a b का इंटरसेक्शन यूनियन सब आ जाएगा सर, तो ये इसका इंटरसेक्शन क्या देगा, a यूनियन b देगा सर। हमने पढ़ा था ना, a का x का इंटरसेक्शन u के साथ क्या होता है, वापस से x होता है सर। तो यही प्रॉपर्टी लग गई सर, हो गया प्रूफ। बराबर किसके आ गया आपका, LHS के बराबर आ गया, यहाँ पर ये RHS के बराबर आ गया LHS, हेंस प्रूफ। कॉपी करना है तो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यार हम लोग, इसमें आपसे बोलता है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल करके, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आपको ये शो करना है कि ये चीज़ इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर है, नॉट बाय टेकिंग एग्जाम्पल्स ऑन, नॉट बाय मेकिंग वेन डायग्राम्स। आपसे बोलता है प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं दो तरीके आपको बताऊंगा, ठीक, तो जो आपको बेटर लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक। पहला मेथड हम करते हैं आपका, जो आपने लॉस पढ़े हैं सेट थ्योरीज में उनका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट वाले को हम करते हैं यूजिंग लॉज ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है। अब आपके पास क्या गिवन है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए के बराबर, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो आप ऐसा करो बच्चों, यहाँ पे
आप ले लो LHS, क्या ले लोगे? LHS। LHS क्या है? A यूनियन A इंटरसेक्शन B है। इतना समझ में आता है आपको? देखो मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेता, बट अगर A के साथ कुछ होता तो वो बाहर आ जाता ना। हमने पढ़ा है कि आपका इस तरीके से होता है, X यूनियन ऐसा होता है, Y इंटरसेक्शन Z, ये हो जाता सर X यूनियन Y इंटरसेक्शन X यूनियन Z। क्लियर है? कुछ इस फॉर्म में होता। यहाँ से आप रिवर्स ऐसे जा सकते हो और यहाँ से यहाँ आ सकते हो। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्लियर हो रही बात? तो वैसे ही यहाँ पर मैं यार A को कुछ ऐसा बाहर निकाल लेता, तो अगर A के साथ कुछ होता है नहीं तो हम ला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, A इंटरसेक्शन U यूनियन A इंटरसेक्शन B, मुझे बताओ बेटा किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ क्या होता है? X ही तो होता है। क्यों? बिकॉज X क्या होता है? सबसेट ऑफ U होता है। देन हम कह सकते हैं ये चीज़ होती है। इतनी बात समझ में आती है? तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूंगा U के साथ, वापस से यही तो आएगा। तो ये चीज़ और ये चीज़ लगभग क्या है? लगभग क्या पूरी सेम ही है सर, ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। अब हम रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ A इंटरसेक्शन U है, यहाँ A इंटरसेक्शन B है। तो आप ऐसा करो, A इंटरसेक्शन यहाँ से बाहर निकाल लोगे तो अंदर क्या बचेगा? यूनिवर्सल सेट यूनियन, देखो ध्यान सुनना, ये यूनिवर्सल सेट का U है, यूनियन B है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का अगर आप यूनियन करते हो B के साथ तो क्या होगा? आपका कोई X एलिमेंट है, उसका आप यूनियन करते हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या होगा? U ही तो होगा, वापस से यूनिवर्सल सेट ही तो आता है। तो अगेन आपका यूनिवर्सल लॉ जो प्रॉपर्टी थी वो हमने लगाई, तो ये कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। फिर A का इंटरसेक्शन U के साथ क्या आया? A आ गया। क्या आ गया? A आ गया। प्रूफ हो गया? क्लियर है? समझ में आती बात आप लोग को? तो एक ये मेथड है इसको करने का। समझ में आपको क्या करा हम लोगों ने? हमारे पास A यूनियन A इंटरसेक्शन B था, इसको A के बराबर प्रूफ करना था। मैंने A की जगह क्या लिखा? A इंटरसेक्शन U लिखा। मैं A इंटरसेक्शन U, A का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ वापस से यही तो होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये वेन डायग्राम है, दिस इज A सेट और यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का यूनियन वापस से रेक्टेंगल ही तो होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, यूनियन होगा। और इंटरसेक्शन क्या होगा? और इसका और इसका इंटरसेक्शन वापस से A सेट होगा। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन वापस से A सेट होगा, तो लिख दिया। फिर आपने करा A इंटरसेक्शन और A इंटरसेक्शन बाहर निकाल लिया, यही वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। क्या लगाया आपने? रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, आपने इस्तेमाल करा X इंटरसेक्शन Y यूनियन Z किसके बराबर होगा? X इंटरसेक्शन Y यूनियन X इंटरसेक्शन Z के बराबर, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है सर आप लोग को? देखो मैं ना इस क्वेश्चन को अभी दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, तो मुझे डांटना मत, ठीक। पहले ही समझ में आया आप लोग को? क्योंकि दूसरा मेथड क्या, आप देखो इसको हटाते हैं। दूसरा मेथड ये है, आप देखो इस चीज को, इफ X सबसेट होता है, X किसका सबसेट है? अगर X किसी Y सेट का सबसेट है, देन क्या होगा? X का यूनियन करोगे Y के साथ तो क्या आएगा? बताओ सर, Y तो आएगा, वापस से क्या आएगा? Y आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आप बोल सकते हो हेयर, हमें तो ये पता ही है ना। तो हेयर जो A इंटरसेक्शन B होता है वो क्या होता है? वो सबसेट होता है किसका? A सेट का। होता ही नहीं होता? आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? हम कौन से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? हम सबसेट वाली जो प्रॉपर्टीज थी उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे? आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट का इस्तेमाल करो। एक ये मेथड है करने का और एक दूसरा ये मेथड है। तो इसमें आपने बोला यार
इफ x इज सबसेट ऑफ y देन x यूनियन y क्या होगा, वापस से y होगा, ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं। अगर x आपका ये सबसेट है किसका, y सेट का, तो इन दोनों का यूनियन वापस से y आ जाएगा। तो वैसे ही आपका जो a इंटरसेक्शन b होता है, देखो ना ध्यान से, ये a और b सेट है, तो जो a इंटरसेक्शन b होता है वो a सेट का क्या होता है, उसके अंदर आ रहा है, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो आप बोल सकते हो अगर इसका सबसेट हो तो देयरफॉर a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a होगा। अब तुम्हारे टीचर किस चीज़ में प्रसन्न होते हैं, उन्हें कौन सा मेथड चाहिए, कोई ये है, ये बोलते हैं ना भैया मुझे तो बहुत लंबा मेथड चाहिए, तो देख के दिखा दो। ये भी एक छोटा सा शॉर्ट मेथड है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? हाँ ना भी हो, हाँ डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट होंगे तब भी तो वही होगा। ले वेन डायग्राम बना ले, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इस केस में, फाई होगा। फाई का तो यूनियन करेगा के साथ तो क्या आएगा, ए आएगा। खुश, चाहे कुछ भी हो भाई, सही है बात, ठीक है, सही है। आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आपको सेट पढ़ा रहा है तो एकदम सेट मत हो जाओ उससे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े होने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशन की बात करो। सेंगर जी समझ में आ रहा है, ये जोक नहीं है क्वेश्चन, ये आपके कबीले की निशानी है क्या? अब तो बुरा तो ना मानेगा, मैंने देख लिया पर्चा तुम्हें, अब तो बदल गया है, अब तो कल जवाब देगा मुझे इन सब चीजों का। चलो ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट किससे बताऊं, इस मेथड से बताऊं, इससे, या दोनों से बता दो, फटाफट बताओ। दोनों से बता देते हैं। देखो सेकंड पार्ट में अगर मैं लॉज ऑफ सेट थ्योरी का इस्तेमाल करूं, ये लिख लेना, हेडिंग लिख लेना, यूजिंग लॉज ऑफ सेट थ्योरी, तो क्या होगा देखो, आपका ए, हम क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं, ठीक है, LHS लिया हमने यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, ठीक है। तो अगेन में रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, वो लगाने के लिए ए के साथ कुछ होना चाहिए, ठीक है। ए के साथ क्या होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ ए के साथ यूनियन है, अब ध्यान से देखो, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पर क्या था, ए के साथ इंटरसेक्शन कर रहे थे ना बी का, तो यहाँ पर आप किसी चीज का ए के साथ इंटरसेक्शन करो और वापस से ए आ जाए, वो क्या होता, यूनिवर्सल सेट होता। क्या होता, यूनिवर्सल सेट होता। बात इतनी पकड़ में आ रही है आपको? आपने देखा, अब आप बोलोगे सर आपने यू ही क्यों लगाया, इतना आपका कैसे दिमाग चला? मैंने ये देखा यहाँ पर इंटरसेक्शन था, क्या था यहाँ पे, इंटरसेक्शन, तो मैं यहाँ पर भी ए के साथ इंटरसेक्शन लगाऊंगा, तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अगर ये x इंटरसेक्शन है, यहाँ x इंटरसेक्शन, तभी तो x इंटरसेक्शन उठ के बाहर जाता था और ये y यूनियन z बनता था। तो वैसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनियन है, यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लगाना पड़ेगा, तो लगा लेते हैं सर, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पर ही काम हमने करा। अब यहाँ पर देखो a के साथ यूनियन है, यहाँ पर आपका a के साथ यूनियन है, तो मुझे अब a के साथ यूनियन करना पड़ेगा किसी ऐसे सेट का कि यूनियन करने के बाद वापस से a सेट आए, तो क्या होता है, फाई होता है सर। क्या होता है, फाई। तो आप इसको क्या लिख लोगे, ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है जी। क्योंकि फाई क्या होता है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का सबसेट होता है। और फाई का जब आप यूनियन करोगे किसके साथ, एक्स के साथ, किसके साथ करोगे, एक्स के साथ, तो वापस से क्या मिलेगा, एक्स मिल जाता है। तो आप क्या करो बच्चे, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ए यूनियन आपने बाहर निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करोगे सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए यूनियन एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड किसके बराबर होगा सर, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा सर ए यूनियन फाई का इंटरसेक्शन बी के साथ, फाई का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या हो जाएगा बताओ, फाई हो जाएगा, फाई हो जाएगा, और ए का यूनियन फाई के साथ वापस से ए हो गया सर। हेंस इट इज इक्वल्स टू RHS, ये RHS के बराबर आ गया, प्रूफ। क्लियर है बात? तो प्रॉपर्टी का प्यारा से इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन को ऐसे करा। अप्रोच क्या थी क्वेश्चन को करने की, वो मैंने आपको बताई है। क्लियर है बात? अब आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं उसके, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या बच्चे आपका, थर्ड पार्ट तो कुछ नहीं, सॉरी, इसी को मैं और करके बता रहा था ना। और करके आप ये लिखोगे, जैसे यहां पे लिखा था, इफ, यही चीज वापस से लिख देंगे, x इज सबसेट ऑफ x इज
सबसेट ऑफ y, तो x का इंटरसेक्शन y के साथ क्या होता है, x होता है। अगर x y का सबसेट है तो हमने पढ़ा था x का इंटरसेक्शन y के साथ क्या होता है, x होता है। ये ऐसी तो है, वेन डायग्राम के थ्रू देखो इसको, ये x है, ठीक है, ये y का सबसेट है x, तो x का इंटरसेक्शन y के साथ लोगे तो वापस से क्या आएगा, x ही तो आएगा, दोनों में जो कॉमन है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हेयर आपका जो a होता है वो सबसेट होता है, किसका होता है, a यूनियन b का। a सबसेट किसका होता है, a यूनियन b का। a यूनियन b में a और b दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, तो a उसका पक्का सबसेट होगा। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि अगर आप a का इंटरसेक्शन लोगे a यूनियन b से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वापस से a सेट मिल जाएगा। बस हो गया प्रूफ, ठीक है। ये आप सबसेट वाली जो थ्योरी है उससे कर सकते हो, और जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी सेट की उनसे हम लोग कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, यूनिवर्सल लॉ लगा रहे हैं, लॉ ऑफ आपका 5 जो है एम्प्टी सेट वो हमने लगाया है, ठीक। तो कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। अगला सवाल देखते हैं बच्चे, इसमें आपसे बोलते हैं शो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इक्वल्स टू c। अगर a का इंटरसेक्शन b के a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c बराबर है, तो इसका मतलब b और c बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा फॉल्स सिचुएशन वाला क्वेश्चन आता है ना, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो एग्जाम्पल्स का। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी यूज करने को नहीं बोला डायरेक्टली, तो आप किसका इस्तेमाल कर लोगे, यू विल यूज एग्जाम्पल स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो देखो आपने ले लिया ए सेट ले लिया, ऐसे करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर आना चाहिए, बट बी और सी बराबर नहीं आने चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल लोगे, जैसे तुमने ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2 3 ले लिया, चलो 1 2 ले लेते हैं, 1 2 पे काम चल जाएगा। बी सेट आपने लिया सर 2 3 ले लिया, और सी सेट ले लिया आपने 2 5। चलो चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ, 2 आएगा। ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। उसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी बताओ क्या आएगा, अगेन 2 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी सी आपके दोनों सेम आ रहे हैं, पर बट जो बी है वो सी के बराबर नहीं है। यहाँ 2 3 यहाँ 2 5 है, तो बी और सी सेट बराबर आपके नहीं है। तो छोटे से एग्जाम्पल से हमने इसको प्रूव कर लिया। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, आपसे बोलता है लेट ए एंड बी बी द सेट्स इफ ए, लो हिंट बता रहा है, इफ ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है, और ये दोनों फाई के बराबर है, एंड ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है। आपको शो करना है ए इक्वल्स टू बी। तो इसको ना प्रूफ करने के बच्चे हमारे पास दो तरीके हैं। कितने तरीके, दो। एक तो हम वाली अप्रोच के साथ जा सकते हैं, हम ये प्रूफ कर दें ए बी का सबसेट है, फिर ये प्रूफ कर दें बी ए का सबसेट है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हिंट में ही बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा हिंट नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम में आपको सीधा क्वेश्चन ही मिलेगा आपको। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम चलते, चलो पहले एक बार मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से आपको बताऊं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे करेंगे इसको, देखो आपको क्या गिवन है, ए यूनियन एक्स बराबर किसके है, बी यूनियन एक्स के, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, इस पूरे पे क्या लगा दो, इंटरसेक्शन लगा दो, किसका, ए का। किसका लगा दोगे, ए का। ये आपको गिवन है, आपने करा प्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए ऑन बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ ए का इंटरसेक्शन लगा दो, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन एक्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ओके। ये कि तो अंदर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, क्वेश्चन में गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है। आप यहां से कॉमन ले सकते हो, यू कैन टेक बी कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के बराबर आ गया। अब एक चीज आपने यहां पर ध्यान देनी है क्या, कि ए और ए यूनियन एक्स का इंटरसेक्शन क्या होगा,
ए सबसेट ही तो रहेगा किसका, ए यूनियन एक्स का। अगर ए सबसेट है यूनियन एक्स का तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ए हमेशा क्या रहेगा, इसका सबसेट रहेगा। सबसेट रहेगा तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वापस से ए आएगा सर। तो आपके पास एक तो ये बनी इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आपने करा ऑल्सो, अब आपने ले लिया सर ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। अब आपने करा इंटरसेक्शन ऑफ बी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने बी का लिया, बी ऑन बोथ साइड। तो बी का इंटरसेक्शन लोगे यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। मुझे यहाँ पे बताओ यार, बी क्या है, सबसेट होगा बी यूनियन एक्स का, हाँ ना बोल। बी यूनियन एक्स बड़ा सेट है ना, बी और एक्स में, बी और एक्स में दोनों आ जाएंगे, बी और एक्स के एलिमेंट, उसका इंटरसेक्शन। इसका आप क्या कर रहे हो, ये बी का, ये जो बी होगा वो बी यूनियन एक्स का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें क्या आ सकता है, केवल बी आएगा, ओनली बी विल बी देयर, तो बी बचेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो बस, क्योंकि ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। बी भी बी इंटरसेक्शन यूनियन एक्स के बराबर है, ए भी बी इंटरसेक्शन यूनियन एक्स के बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हो ए और बी बराबर हो गए सर। क्लियर है बात इतनी, किसी बच्चे को डाउट? दोनों में कह रहा मैंने ये वाली कंडीशन ली, इन दोनों कंडीशन में एक बार मैंने ए का इंटरसेक्शन करा, एक बार बी का करा। ए का जब हमने इंटरसेक्शन करा तो ए का इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स ए हो जाएगा। इधर मैंने थोड़ा सा खोल दिया इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप लगा रहे हैं तो बता देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए तो ए का इंटरसेक्शन एक बार बी के साथ कराया, फिर एक बार एक्स के साथ कराया, बीच में यूनियन का साइन आ जाता है। अब ये जो ए इंटरसेक्शन एक्स था वो किसके बराबर था, आपका क्वेश्चन में गिवन है। ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर गिवन था बच्चा आपका, इट इज गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया ना, ये तुमने देख लेना, क्लियर है, ये हमने लिख दिया, ये गिवन था आपको। तो ये बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है, वापस से रिवर्स लगा ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, वापस से क्या लगाया आपने, रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, अभी बताया था मैंने आपको, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। देखो यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, एक्स इंटरसेक्शन आप कॉमन ले लोगे, अंदर वाई यूनियन जेड बचेगा, वही चीज हम यहां पर कर रहे हैं सर, ठीक है जी। दूसरा मेथड बताऊं या इससे पेट भरा, हाँ दूसरा मेथड में ऑलरेडी एक बार एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसमें अपन लोग क्या करते हैं पता है, उसमें अपन लोग क्या करते हैं दूसरे मेथड में बताता हूं आपको। आप लोग करते हैं एक्स, आप बोलते हैं एक्स को एलिमेंट ए को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, ए को करता है। अगर एक्स ए को बिलोंग करेगा तो पक्का देन ऑल्सो एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन एक्स को करेगा। और अगर ए यूनियन एक्स को करेगा तो किसको करेगा, बी यूनियन एक्स को करेगा, बिकॉज ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है। तो एक्स का यहां से बोल सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी ये स्मॉल एक्स है। अब देखो यहां पर दो केस बनेंगे, वेरी गुड केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू b। अगर x बिलोंग्स टू b है तो सीधा बोल दोगे a b का सबसेट है। दूसरा केस क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अगर x कैपिटल X को आता है, और ध्यान सुनो, वो a में भी आ रहा है b में भी आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू a हो गया। तो इसका मतलब x किसको बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन x को करेगा, दोनों में आ रहा है ना, तो a इंटरसेक्शन x में आ रहा होगा, और a इंटरसेक्शन x में आ रहा है तो किस में आएगा, b इंटरसेक्शन x में भी आएगा, और b इंटरसेक्शन x में आ रहा है तो उसका मतलब x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू x। यहां से भी आप कहां पहुंच गए सर, यहां से चले थे x बिलोंग्स टू a से x बिलोंग्स टू b पहुंच गए, तो a क्या हो गया, b का सबसेट हो गया। सिमिलरली करके आप क्या कर लोगे, y बिलोंग्स टू b करके आप प्रूव करोगे इसको, ठीक है, कॉपी कर सकते हैं इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, ये आपसे बोलता है आपको 3 सेट्स ऐसे बताने कि जिनका a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट्स होता है, और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c क्या निकले, 5 निकले। तो क्या बोल रहे हैं आपसे, बोलते हैं कोई a सेट आपने लिया
ये लिया 1,2, ठीक है, और बी सेट लिया 2,3 और सी सेट ले लिया आपने 1,3, ठीक है। आप देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बच्चे, ए और बी में कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बताओ, दोनों में 3 कॉमन है, और ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा बताओ, दोनों में 1 कॉमन है। पर क्या तीनों में कोई ऐसी नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, नहीं है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करने जाएंगे तो क्या मिलेगा 5, ये बताना था सर आपको। तो यू हैव टू टेक सम एग्जांपल जहां पर क्या हो आपके पास 3 सेट है एबीसी कुछ इस प्रकार कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कुछ ना कुछ हो, एम्प्टी सेट ना हो, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ कुछ ना कुछ हो, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी कुछ होना चाहिए। पर इन तीनों का इंटरसेक्शन करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, इंटरसेक्शन करने पर 5 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 5। क्लियर है भाई? आप अगर कर सको तो बढ़िया है। इसने बोला एग्जाम्पल बोल रहा है, फाइंड सेट्स, ऐसे कौन से सेट्स हैं बोल रहा है, एग्जाम्पल ही देना था तो दे दिया हमने सर। चलो कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग, जिसमें हमसे बोलता है फ्रॉम 50 स्टूडेंट टेकिंग एग्जामिनेशन इन मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपसे 50 बोल रहा है, 50 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपसे बोलता है हर कोई बच्चा जो है, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास इन एटलीस्ट वन, किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्या बच्चा आपका पास है, ठीक है। तो 37 बच्चे किसमें पास है, मैथ्स में, 24 किसमें, फिजिक्स में, 43 केमिस्ट्री में। एटमोस्ट 19 पास मैथ्स, मतलब आपका क्या बोलता है, एटमोस्ट 19 पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इसका मतलब क्या बता दिया उसने, मैथ्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन बोल रहा है। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं, वो कितने हैं आपके, 19 है जिन्होंने क्या करा आपका मैथ्स और फिजिक्स, और एटमोस्ट 29 बच्चों ने क्या करा मैथ्स और केमिस्ट्री। एटमोस्ट 20 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जांपल्स। तो हाँ, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों ने पास करा हुआ है। हाँ, एक में पास हुआ है वो मैथ्स वाला है, केवल सिंपल। जैसे मैं बता देता हूँ, आपने सेट मान लिया, सेट ऑफ स्टूडेंट पास्ड मैथमेटिक्स, उसे आपने किससे कंसिडर कर रहे हो, एम से। सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास फिजिक्स, उसको आप किससे कंसिडर कर लो, पी से। सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड केमिस्ट्री, उसको किससे कंसिडर कर लो, सी से। किससे कंसिडर कर लो, सी से। अब आपसे बोलता है ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स पास करा है, जिन्होंने मैथ्स पास करा है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स पास करा है कितने, बोलता है 37 है। ये तो बोलता है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज पास एटलीस्ट एक ना एक सब्जेक्ट, तो 37 है जिन्होंने मैथ्स पास करा है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों पास करो, ऐसा हो सकता है जो मैथ्स और केमिस्ट्री वाले भी इसमें आ सकते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों पास करने वाले भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो इस 37 में सब आ जाएंगे बच्चे। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा इसका वेन डायग्राम होगा। ये मैथ्स वाले बच्चे हो गए, ये फिजिक्स वाले बच्चे हो गए, और ये बच्चे आपके केमिस्ट्री वाले हो गए। क्लियर हो रही बात आपको? अब ऐसे बच्चे जिन्होंने क्या करा है, फिजिक्स ही पास करा है, कि फिजिक्स पास कर रखा है, वो कितने 24 है। ऐसे बच्चे जिन्होंने केमिस्ट्री पास करा है वो है 43। फिर बोलता है एटमोस्ट 19 पास मैथ्स एंड फिजिक्स। आपका मैक्सिमम कितने बच्चे जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स और फिजिक्स पास करी है, मैथ्स और फिजिक्स पास करी है, वो कितने बच्चे हैं बेटा आपका 19। कितने हैं आपका 19। इसका मतलब समझना, एटमोस्ट का मतलब क्या है, बच्चे जो है ना, एटमोस्ट का मतलब कायदे से वो ये होगा, ये मैक्सिमम 19 हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 19 से कम हो, बिकॉज उसने एग्जैक्टली नहीं कहा। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकता है। बात इतनी समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। फिर दूसरा आपसे क्या बोलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्या करा है, केमिस्ट्री और फिजिक्स पास करा है। केमिस्ट्री फिजिक्स वाले कितने बच्चे आपके 20 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्या करा है आपका मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों पास करा है एटमोस्ट, वो कितने बच्चे आपका 29 है। 29 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है उन स्टूडेंट की जिन्होंने मैथ्स
फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पास करा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आपका जो आंसर आएगा वो इनइक्वलिटी में आएगा, जब उसने लार्जेस्ट वैल्यू बोली है। एग्जैक्ट वैल्यू बोलता तो बात होती है फाइंड द वैल्यू बोलता है, बट उसने लार्जेस्ट बोली है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, उससे कम भी हो सकता है बट सबसे बड़ी वही रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, सबसे ज्यादा बच्चे जो मैथ्स और केमिस्ट्री में पास करेंगे वो कितने होंगे 29। सबसे ज्यादा बच्चे जो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पास करें वो 20 है, उससे कम भी हो सकते हैं, एटमोस्ट का मतलब ही होता है। वैसे ही यहाँ पर भी पूछ रहा है आपसे, क्लियर हो रही बात आपको? अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपना। क्वेश्चन में आपसे बोलता है अगर आपको जैसी ही चीजें दिखे ए बी सी, फिर उसका इंटरसेक्शन, फिर तीनों का इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, फिर एक एक करके इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपको एक फॉर्मुला रिकॉल होना चाहिए। फॉर्मुला क्या था बच्चे, आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम यूनियन पी यूनियन सी, ऐसे ही होता था ना, ए यूनियन बी यूनियन सी का हमने फॉर्मुला बताया था आपको। वो किसके बराबर होता है, जब मैंने आपको कौन सा इंटरसेक्शन और यूनियन वाला हमने टॉपिक करा था, डिफरेंस ऑफ सेट्स वाला, उसके एंड में मैंने आपको फॉर्मुला बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा बच्चे आपका, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या, बोलो, फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग आपका केमिस्ट्री, माइनस मैथ्स फिजिक्स का इंटरसेक्शन प्लस मैथ्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन प्लस केमिस्ट्री फिजिक्स का इंटरसेक्शन। पर आप क्या करोगे, इन सब से माइनस करने का प्लस कर दोगे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का इंटरसेक्शन, जितने बच्चे इसको पढ़ते हैं। क्लियर है बात? इतना समझ में आता है सर आप लोग को? अच्छा, इनकी वैल्यूज रखते हैं सर, ये कितना है, अब सुनो मेरी बात सुनो, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, टोटल कितने बच्चे हैं आपके पास, 50 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं 50। तो इस n यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन m यूनियन p यूनियन c, मतलब ये वो बच्चों की बात चल रही है जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं, जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो वो इन 50 में से कम होंगे ज्यादा होंगे, पहले बताओ, इन 50 में से कम होंगे ना, टोटल बच्चे 50 है क्लास में, तो हमने उनका कैटेगराइजेशन करा, कुछ मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं, कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो m यूनियन p यूनियन c क्या बताता है, सारे बच्चों की बात करता है, 50 के 50 बच्चों की बात करेगा, फिर कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कुछ ना पढ़ते हो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या निकल के आएगी कि जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन m यूनियन p यूनियन c है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका 50 होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा 50 होगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? ये क्यों लिखा मैंने, ये चीज किस लिए लिखी गई है समझ में आया? यहां पर कुछ वैल्यूज डाल दो, ये गिवन है ऐसे 37 प्लस 24 प्लस 43 माइनस 19 प्लस 20 प्लस 29, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो। ठीक है जी, इनको सॉल्व करते हैं बच्चे, जरा ऐड करना है इसको, 37 24 और 43 को, 4 3 7, हाँ 104, इससे माइनस क्या करना है 20, हाँ 68 है, श्योर, ठीक है 68 है, 104 में से 68 का कितना बचा, प्लस x, कितना बचेगा 30 प्लस x, ये बच रहा है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 36 प्लस x शुड बी लेस देन इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू क्या है 50 माइनस 36, 50 है 14, कितना आ रहा है 14। तो इसका मतलब लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जाम, वो कितने होंगे 14 बच्चे होंगे। कितने होंगे बेटा आपका 14 स्टूडेंट होंगे। तो लिखोगे तो 14 इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जाम, ये फाइनली आपने लिख देना है। ठीक है जी, बोलता है x की वैल्यू 14 से कम हो गई, ऐसा बच्चा जो तीनों पास कर रहा है वो 14 या 14 से कम होंगे। जैसे यहाँ पर आ रहा था ना एटमोस्ट आपका, ये देखो ना, यहाँ पर मैंने, आप बोलोगे सर आपने इसको इक्वल टू क्यों नहीं लिया, 50 के बराबर क्यों नहीं रखा, बिकॉज हमारी जो ये कंडीशन है वो भी तो ऐसे चल रही है, ये बोलता है एटमोस्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हैं, तो वो 50 हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो क्या है बच्चे आपका 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उससे कम भी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका रीजन। और जब भी आपका जो ए एंड बी होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या तो बराबर हो सकता है या तो उससे क्या होगा कम होगा। तो एक ये रीजन, यूनिवर्सल सेट आपका 50 था, तो ये जो होगा इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो उससे क्या होंगे, या तो कम होंगे या तो उसके बराबर हो सकते हैं। एक ये रीजन रहता है। क्लियर है बात? कॉपी कर लेंगे इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमसे बोलते हैं ना, ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, स्टडिंग फ्रेंच इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। बोलता है 17 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, सॉरी फ्रेंच पढ़ते हैं, 13 ऐसे जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 15 संस्कृत, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इसको अगर मैं ऐसा बनाऊं ना,
नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फ्रेंच पढ़ते हैं कितना है बेटा? 17। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं आपके? 13। संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं? 15। फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 9। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं? 4। फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं? इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, 5। फिर ऐसे बच्चे जो आपका इंग्लिश फ्रेंच संस्कृत, इंग्लिश फ्रेंच और संस्कृत तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है बेटा? 3 है। आपसे बोल रहे हैं जो केवल फ्रेंच पढ़ते हैं, जो केवल क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, ये बताओ, ओनली फ्रेंच। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम से करें फॉर्मूले के बजाय तो ये जल्दी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला थोड़ा लंबा जाएगा, हम वेन डायग्राम का अगर प्रयोग करें बेटा तो ये बढ़िया चला हो जाएगा आपका। देखो ये ए सेट है, नॉट ए सेट, ए क्या हो जाएगा आपका? एफ, ई और एस। ये पूरा सर्कल समझना, ये पूरा सर्कल समझना, क्या है ये पूरा सर्कल? ये पूरा सर्कल बताता है वो बच्चे जो क्या पढ़ते हैं आपका? फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझे? ये जो है ऑरेंज कलर का सर्कल, ये बता रहा है वो बच्चे जो आपका केवल क्या सारे के सारे क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसने कहा ओनली फ्रेंच, ओनली फ्रेंच में क्या आएगा? ये रीजन आएगा। कौन सा रीजन आएगा? ये रीजन। तो आपको जो फ्रेंच पढ़ते हैं, फ्रेंच कितने बच्चे पढ़ते हैं? 17। इसको आप क्या मान लो, इसको आप कंसिडर आउट करो ना, ऐसा करते हैं। और जो बच्चे तीनों पढ़ रहे हैं वो कितने हैं आपके? वो कितने हैं? 3 है। चलो इनको मैं ABCD नाम से नाम देते हैं। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हमने B माना, C D E F G। क्लियर है? अब G का मतलब समझना, G मतलब क्या है? ये पूरे 17 बच्चे, ये पूरे के पूरे 17 बच्चे जो ये फ्रेंच पढ़ते होंगे। क्लियर है बात? और ये A का मतलब क्या है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है आपका? A है। ठीक है, उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं ये B क्या है? B ये पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये जो ब्लू कलर से करा, दिस इज B। ये क्या हो गया बच्चे? आपका B है। ठीक है, उसी तरीके से हम बोले आपका C क्या है? C आपका ये पोर्शन है, C में ये बच्चे आ जाएंगे, दिस इज योर C पोर्शन। कौन सा पोर्शन हो जाएगा? C हो जाएगा। ये जो F, ये पूरा का पूरा सर्कल है, हम क्या मान रहे थे? G मान रहे हैं। ठीक है, ये जो पूरा सर्कल है इंग्लिश पढ़ने वाले, इनको हम लोग क्या मान रहे हैं? F मान रहे हैं। जो पूरे बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, सारे के सारे संस्कृत पढ़ने वाले, इसको आप क्या मान रहे हो? E मान रहे हो। एंड फाइनली इसको क्या माना बच्चे आपने? इसको माना आपने D। ये जो बच्चे हैं, ये वाले बच्चे, इसको आप क्या मान रहे हो? D मान रहे हो। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है? क्या चाहिए आपको? ओनली फ्रेंच। क्या चाहिए बच्चे आपको? फ्रेंच ओनली। फर्स्ट पार्ट है जो आपका, दैट इज केवल फ्रेंच पढ़ता हूं। फ्रेंच ओनली अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस बड़े वाले सर्कल में से, किससे? इस बड़े वाले सर्कल D में से क्या माइनस कर दो आप? सॉरी, हाँ, G में से। बड़ा वाला सर्कल क्या आपका? G है सर। G बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच। इसमें से आप क्या माइनस कर दो? आप D माइनस कर दो। क्या माइनस करा? D माइनस कर दिया, D माइनस करा, D माइनस करने पर ये उड़ जाएगा। फिर उसके बाद ये D यही तो है, ये पीला वाला, वो बच्चे जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं वो हटा दी तुमने। तुम्हें ओनली फ्रेंच चाहिए तो फ्रेंच और इंग्लिश वाला हटा दिया, -D। फिर उसके बाद तुम फ्रेंच और संस्कृत वाले बच्चे भी उड़ा दो, माइनस का B। ठीक है, ऐसा करने पे क्या हो रहा है? एक चीज हो रही है आपकी, ऐसा करने पर क्या हो रहा है? ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कितनी बार जा रहा है आपका? 2 बार जा रहा है सर। आपको कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। एक सेकंड, हेलो, बस 5-10 मिनट रुको। ये पोर्शन कितनी बार जा रहा है आपका? 2 बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। होना तो एक ही बार सब्ट्रैक्ट चाहिए ना। जब आपने एक बार यहां से कर दिया तो इसी को करो। ठीक है, तो बेस्ट काम क्या रहता है? हम क्या कर सकते हैं? हाँ नहीं, प्लस, हाँ प्लस तो कर ही देंगे, प्लस तो कर ही देंगे। या फिर हम क्या कर लेते हैं, पहले ना इस पोर्शन को निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया क्या? X, Y और Z। ये X कौन है पता है? X वो बच्चे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं बट क्या नहीं पढ़ते?
संस्कृत नहीं पढ़ते। ध्यान सुनना, एक्स कौन बच्चे हैं मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, दिस इज एक्स, ये एक्स, ये बच्चे कौन है बताओ? ये वो बच्चे हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, फ्रेंच वाला सर्कल जा रहा है, और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं बट संस्कृत नहीं पढ़ते। अगर इस पूरे को लो आप, ये वाला जो डी है, डी क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश है, बट उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं जो संस्कृत भी पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे ये ध्यान सुना वेन डायग्राम वाली बात। तो इसीलिए आप क्या करो, एक्स वाई जेड आपने ले लिए हैं क्या, इनको लिख लो। एक्स कौन है? एक्स कौन है? स्टडीइंग फ्रेंच एंड इंग्लिश। वाई कौन है? स्टडीइंग फ्रेंच एंड संस्कृत। और जेड कौन है? स्टडीइंग इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत। क्लियर है बात? इसको, इस पर भी बाद में आते हैं यहाँ पर। इससे पहले हम क्या करते हैं, अब ध्यान सुनो, निकालने भी हैं आपको। बोलता है फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ते हो बट इंग्लिश ना पढ़ते हो। कौन है ऐसा बच्चा? फ्रेंच और संस्कृत पढ़ता है, फ्रेंच और संस्कृत पढ़ता है वाई, इंग्लिश ना पढ़ता हो। क्या ना पढ़ता हो? इंग्लिश ना पढ़ता हो। ध्यान सुनो, ये आपको निकालना है, दैट इज दिस वाई। अगर इस वाई को निकालना है तो आप क्या करोगे? पूरे बी में से क्या माइनस कर दो? ए माइनस कर दो। ध्यान सुनो, बी क्या है? वो बच्चे जो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ते हैं बट उनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं, ए जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं। इनको हटा दोगे तो वाई क्या होंगे? वो बच्चे होंगे जो केवल फ्रेंच और संस्कृत पढ़ते हैं। बात समझ में आती है? हाँ, बी कितना है बच्चे मेरा? बी है 5, ए है 3, तो 5 में से 3 का कितना बचा? 2। इसका आंसर क्या आ गया सर? 2 आ गया। क्लियर है? ऐसी है उस पे फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत। क्या कौन बचा चाहिए? फ्रेंच एंड इंग्लिश जो कि एक्स है, और संस्कृत ना पढ़ता हूं, और संस्कृत ना पढ़ता हूं, ये फ्रेंच और इंग्लिश एक्स हो गया, और संस्कृत ना पढ़ते हो, वो एक्स डिनोट कर रहा है। उसको के लिए क्या करोगे आप? ये पकड़ोगे फ्रेंच और इंग्लिश वाला, जिसमें से संस्कृत पढ़ने वालों को क्या कर दोगे? माइनस। डी माइनस है। डी कितना है बेटा? 9। 9 में से क्या माइनस करना है? कितना आ जाएगा? 6। ऐसे ही ये कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे ही इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, ये कौन है? जेड। इंग्लिश एंड संस्कृत, ये जेड बट फ्रेंच नहीं पढ़ते, तो क्या करोगे आप? सी में से क्या माइनस कर दोगे? सी बोल रहा है भैया इंग्लिश और संस्कृत, बट ये ए दिमाग खराब कर रहा है, ये दिमाग खराब कर रहा है, तो उसको हटाओ। मतलब आंसर खराब कर रहा है, दिमाग क्यों ही खराब करेगा? सी माइनस ए क्या है भाई? सी 4 में से क्या गया? कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। क्लियर है भाई? अब आते हैं यहाँ पर, फ्रेंच ओनली चाहिए मुझे। क्या चाहिए? अगर आपको फ्रेंच मतलब फ्रेंच ओनली ये वाला पोर्शन ही चाहिए बस आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे जी में से क्या माइनस कर दो? एक्स, ए और वाई को, इन सबको जोड़ लो, एक्स प्लस ए प्लस वाई। इन तीनों को जोड़ लो ना, एक्स प्लस ए प्लस वाई जोड़ लो। अब तो मुझे इंडिविजुअली पता है ये यहाँ पर कितना एलिमेंट है, यहाँ और यहाँ, इनको जोड़ो और जी से माइनस कर दो। जी कितना था बेटा? 17 माइनस एक्स कितना है? निकाला तुमने 6। ए कितना है? 3। ए कितना है? 3। ए है ना 3। और वाई कितना है? वहां निकाला तुमने 2। 17 माइनस 6 3 9 2 11, कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आती है? ऐसे ही तुम इंग्लिश ओनली निकाल लोगे। सेकंड, इंग्लिश ओनली कैसे निकलेगा बताओ? ये 5th निकला, ये 6th निकला, ये 4th निकला। हाँ जी, इंग्लिश ओनली में से क्या करोगे? ये इंग्लिश बोलने वाले एफ थे, एफ में से क्या माइनस करो? एक्स प्लस ए प्लस जेड। बात समझ में आती है? क्लियर है? ऐसी आप ये भी निकाल लोगे। अब आपसे ना 8th पूछता है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। इसका मतलब पता आपको क्या निकालना है? कम से कम कोई एक लैंग्वेज बोलता हो, एक से ज्यादा 2 भी बोल सकता है, 2 से ज्यादा 3 भी बोल सकता है। तो एक्चुअल में तुमसे पता है क्या निकालने को बोल रहा है? ये निकालने को बोल रहा है एफ यूनियन ई यूनियन एस बोल रहा है, ये निकालने को बोल रहा है। या तो तुम फॉर्मूला लगाओ, या तो सबसे बेटर क्या है, आप क्या ऐड करो बता रहा हूं। अच्छा, जो ये निकल के आ रहे ना फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, और ऐसे क्या निकल के आएगा? संस्कृत ओनली। तो पता है आपने क्या करना है? ये जो निकल के आ रहे हैं इनको भी कुछ नाम दे दो। क्या हो गया? ए बी सी डी ई एफ जी, इसको नाम दे दो एच आई जे। आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इनको क्या करना है? नहीं, इनको नहीं करना, सॉरी, आपको करना है जी एच आई एक्स प्लस ए प्लस वाई, ये करना है। इन सबको ऐड कर देना है, तो फॉर्मूला लगा दो। अदरवाइज आपने जो ये निकाला है ना फ्रेंच ओनली, ये जो निकाला था इसको आपने मान लिया एच, ये क्या मान लिया आपने? एच मान लिया। इंग्लिश ओनली निकालोगे, इसको निकालोगे, इंग्लिश ओनली निकालोगे, इसको आपने मान लिया आई, और जे मान लिया आपने संस्कृत ओनली को।
तो आपको इसको एच आई जे इनको ऐड करना है प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस जेड करना है। बात समझ में आती है सर आपको? क्लियर है? हाँ ठीक है, करना है इसको। रुक तो जा मेरे भाई, क्यों होगा 50 क्यों होगा? हाँ एटलीस्ट को ना 50 क्यों होगा? 50 बच्चे हैं ना, कुछ ऐसे भी होंगे जो कुछ नहीं पढ़ते होंगे यार, वो निकालना एंड में बेटा, जो कुछ नहीं पढ़ते। आपने निकाला है, ये जो निकलेगा आप उसको किससे माइनस कर दोगे? 50 में से तो क्या आ जाएगा? वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट, बल्कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बोला निकालने को यार, इंग्लिश संस्कृत इसका कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो वो यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट उड़ा दो कैसे? समझ में आ रही बात आपको? तो नन ऑफ द लैंग्वेज के लिए क्या करोगे? 50 में से पहले निकालोगे जो एटलीस्ट कुछ पढ़ते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, तो ये थोड़ा सा होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, तो इसका आंसर बताइएगा यार आप लोग। तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में, जहाँ पर मैं कुछ सेट्स के ना आपको जेई के एनडी कुछ अलग से क्वेश्चंस बताऊंगा, एंड फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड रिलेशन एंड फंक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।